अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूँ आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान अली अहमद की जानिब से और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम दिन का आगाज़ कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के दिन का आगाज़ हो गया। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गो कि पोलिंग डे से कबल इंतखाबी मुहिम तो ख़त्म हो चुकी है, उस तरह से सियासी एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि रौनकें बरकरार है। तमाम शहरों में पोस्टर्स आवेज़ा हैं, इसके साथ साथ बैनर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़ी एडवर्टीज़मेंट चलती रही और तमाम सियासी जमातें कोशिश करती रहीं कि वोटर्स हमारी जानिब मुतवज्जे हों और हमारे मंशूर के मुताबिक हमें वोट कास्ट करें। तो ये सिलसिला कल तक इंशाल्लाह जारी रहेगा और कल पोलिंग डे है और तमाम पाकिस्तानी अपनी ये जिम्मेदारी अदा भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मानूर, एक सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि हम अक्सर लोगों से अपने मिजाज के मुताबिक बात करते हैं और हम जिस मूड में होते हैं उस मूड के मुताबिक किसी की बात सुनते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे हम रिएक्ट करें या फिर उसके मुताबिक उस बात को इग्नोर कर दें। तो एक छोटी सी बात कि अगर हम थोड़ा सा एहसास करें और न जाने कौन किस सोच में है, किस परेशानी में है, तो उसकी तवज्जो से बात सुन लें, अब प्यार से उसकी बात का जवाब दे दें। शायद हमारे इसी एक काइंड एक्ट की वजह से किसी का दिन अच्छा हो जाए, किसी की ज़िंदगी में एक छोटी सी तब्दीली आ जाए, तो हमारे लिए ये एक माशरे को बेहतर करने की जानिब पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। बिल्कुल जनाब, थोड़ी सी किसी की बात बर्दाश्त कर लें, क्या पता उसने नाश्ता ना किया हो, क्या पता उसकी नींद पूरी ना हुई हो, तो थोड़ी सी बर्दाश्त से किसी का दिन अच्छा गुजर सकता है और आपका अपना दिन भी अच्छा गुजर सकता है। जहां हम बातों के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से बात कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि आज के दिन कोई भी इंतखाबी मुहिम नहीं होगी और कल रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का सिलसिला ख़त्म हो गया था। लेकिन एक चीज़, पोस्ट एंड प्री इलेक्शंस जो हमेशा डिस्कशन में रहती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी, और इसके बारे में हम हमेशा अपने माजी के हवाले से भी, उसके फैसलों के हवाले से भी बात करते हैं, अपने फ्यूचर के हवाले से भी बात करते हैं, वो है मुल्की मईशत, इकॉनमी। जितनी इकॉनमी बेटर होगी इतनी ही सोशली पाकिस्तान तरक्की करेगा या कोई भी मुल्क तरक्की करेगा। अब हम देखते हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो निगरान हुकूमत थी, उसकी मस्बत पॉलिसीज़ की वजह से हमारी जो मुल्की मईशत थी वो मुस्तहकम हुई है। हमने देखा कि करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ, डॉलर की कीमत में भी कमी आई और रुपया भी जो है हमारा मुस्तहकम हुआ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टर्स, बिल्कुल जनाब, इसी तरह इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, एतमाद है पाकिस्तानी मार्केट्स में, वो भी बढ़ा। इसके साथ साथ हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल किया। और हम इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करें कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में आया, फिर ज़राअत के हवाले से जो तवज्जो दी गई और 4 शोबे ऐसे मुख्तस किए गए SIFC के अंडर, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो, वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत होगी। और ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स वो हैं ही, लेकिन जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनके एतमाद के लिए, उनकी सहूलियात के लिए इक़दाम किए गए और फिर कानून साजी भी की गई और काबीना ने इस हवाले से मुख्तलिफ स्टेप्स भी दिए। और हमने देखा कि SIFC में उनकी इजलास में जो फैसले किए गए उनकी तौसीक की गई और इसकी वजह से बहुत सारे आलमी इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जिनका एतमाद बढ़ा है और उन्होंने इन शोबों में ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानकनी, इसके साथ साथ ज़राअत में और लाइफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए राब्ते भी किए हैं और इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। तो ये वो तमाम छोटी छोटी पॉलिसीज़ हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगेन हम बात करेंगे, ये वो इक़दाम हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और हम मुस्बत जानिब गामज़न होते हैं। बिल्कुल जनाब, और ये तो कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, आपने ऑब्जर्व की है, लेकिन इसका फ़ायदा फ्यूचर में कितना होगा, इसका फ़ायदा क्या, ये सस्टेनेबल जो डिसीजंस थी जो हमारी निगरान गवर्नमेंट ने की, कितना फ़ायदा हो सकता है, कितनी जिम्मेदारी आयद है आने वाली हुकूमत पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर मौशियात मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये पॉलिसीज़ कितनी इंपॉर्टेंट थी और इनका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं कि जो सियासी गहमा गहमी आज के दिन, उस पर ज़रा पॉज है, कल से इंतखाबात है। ये जो निगरान हुकूमत की पॉलिसीज़ थी, मौशी पॉलिसीज़ थी, कितनी मस्बत थी और आने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसको कितना जो है इसको लेकर चलना चाहिए या कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि निगरान गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी। आपको पता है 2023 वाज वर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जब हम अबाउट नियर टू डिफ़ॉल्ट थे, IMF के साथ डीलिंग्स नहीं हो रही थी, बहुत सारे मामलात थे। हमारा डॉलर 300 तक फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री, इतनी ज़्यादा प्राइस उसकी हो चुकी थी। तो IMF की जो शराइत थी या उसका प्रोग्राम था उसको भी हम आगे लेके नहीं चल सक रहे थे।
تو جو پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر دین نگراں گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کو دوبارہ شروع کیا، اس کو ری شیڈیول کیا، ہمیں وہ ٹرنچ بھی جو اس کے ایک ساتھ تھیں قرضوں کی وہ بھی ملیں، تو ہماری کچھ اکانومی میں کچھ اسٹیبلٹی آئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک بہت سخت فیصلے کیے، خیر اس میں اب دیکھیں کہ سیلز ٹیکس ریٹ اسپیشلی 17 سے 18% کیا، آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط اور بھی مانی گئیں، جس میں ہم انرجی جو بجلی اور گیس جو ہے جی اس کو بھی مہنگا کیا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی اب جب ہم فائنینشیل کرنچ میں تھے تو اس کو کیسے ریکور کرنا تھا، اس میں یہی کچھ معاملات تھے۔ اکنامک ایکٹیویٹی تو بہت زیادہ نہیں تھی جس سے ہمارا اکنامک سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، یا جی ڈی پی ہماری زیادہ ہوتی تو اس سے ہم کچھ ٹیکس اکٹھا کرتے جس سے ہم اپنی چیزیں پوری کر سکتے۔ تو خیر گورنمنٹ نے پھر اور میئرز لیے، لائک گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز کو انکریز کیا، سیلز ٹیکس اور ٹیکسز کو کچھ ٹائٹن کیا، تو جس سے عام کنزیومر یا پاکستانی تو کچھ سفر ہوا، لیکن اٹ واز انڈسپینسیبل، آپ کہہ سکتے ہیں نا، کسی چیز کو کسی ٹائم پہ ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ انڈسپینسیبل ہو جاتے ہیں، تو وہ لیے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر نیکسٹ ابھی جو گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی کوئی اتنا حلوہ نہیں ہے۔ رمضان صاحب، ایک تو بہت زیادہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ آج اگر ڈالر کا ریٹ 4 روپے یا 5 روپے کم ہو گیا یا 2 روپے بھی کم ہو گیا ہے، تو جو اقدامات کیے ہیں اور خبریں آتی ہیں کہ مثبت ہو گئے ہیں ہمارے اکنامک اشاریے، جی ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی یہ ہوتی ہیں کہ آج ہی مہنگائی کم ہو جائے۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے، جو سٹیپس ہم نے لیے ہوتے ہیں خاص طور پر اکانومی میں فیصلے کیے ہوتے ہیں، پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کے نتائج کتنا یوزلی ہمیں ٹائم ریکوائر ہوتا ہے کہ ہم انتظار کریں اور اس کے بعد پھر وہ ثمرات سامنے آنا شروع ہوں۔ جی، یہ ایک بڑا لانگ پروسیس ہے، آپ اس کو یکدم تو کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹوز دیکھیں، لوگوں کو خیر روزی پکچر تو ہر کوئی دکھاتا ہے، انہوں نے ظاہر ہے ووٹ لینے ہیں، تو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوگی ابھی گورنمنٹ کے لیے۔ ابھی مارچ میں ہمارا آئی ایم ایف پروگرام اینڈ ہو رہا ہے، نیکسٹ جیسے ہی گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی، آئی ایم ایف پروگرام جو پچھلا تھا وہ مارچ میں کلوز ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر کوئی 25 بلین ڈالرز جو ہیں وہ واپس بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن ہوگی جو کہ ود ان اے ایئر میں بھی آئی ایم ایف ٹائم دے۔ دین پالیسی ریٹ ہمارا دیکھیں، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آلدو کہ کچھ سٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں، لیکن بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لانا کتنا مشکل ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جو بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جی ڈی پی گروتھ، ہماری گروتھ پیٹرن کیسے ہوگا۔ گروتھ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر سپینڈنگ کرنی پڑتی ہے، سپینڈنگ کے لیے اگین پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اگین اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ اگین ہمیں یا تو آئی ایم ایف سے جانا پڑے گا یا پھر ہمیں سبسڈیز پہلے بھی ختم کر چکی ہے یہ گورنمنٹ، خیر یہ سٹیپ لے چکی ہے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے گیس کی اور بجلی کی سبسڈیز کو بہت حد تک ختم کیا، لوگ تب تک عادی ہو جائیں گے۔ اور ابھی بھی ایک بڑا فیصلہ اس گورنمنٹ میں جو ہونے جا رہا تھا ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، وہ تھا پرائیویٹائزیشن آف دی اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز، جو کہ ہمارا 1200 جو صاحب یہ تو بہت عرصے سے زیر بحث ہے معاملہ، لیکن اس میں سٹیپس پھر سیاسی گورنمنٹ کے آگے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فیصلے نہیں لے سکتے۔ جیسے رمضان صاحب آپ نے کہا کہ سبسڈیز جو ہے کافی حد تک ختم کی گئی اور عوام کو عادت ہو جائے گی، خیر عادت تو نہیں ہوگی obviously، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 15 تاریخ کو جب ریٹ بڑھتا ہے تو تب ہم پیٹرول کے ریٹ سے پریشان ہوتے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے، پہلے تو کم ہی ہوا ریٹ خیر، لیکن اب جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان پالیسیز کو لے کر چلنا، بیکاز دیکھا جائے تو آپ کب تک سبسیڈائز کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے سبسیڈائز، تو پھر اب جب سبسیڈائز نہیں کریں گے، سبسڈیز ختم ہوں گی تو عوامی رد عمل بھی تو سامنے آئے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، احتجاج ہوتے ہیں، مارکیٹس بند ہوتی ہیں، وہ بھی ایک طرح سے معیشت کو ہی افیکٹ کر رہے ہیں، آپ کا ریونیو کم ہو رہا ہے، تو یہ جو اب آئندہ انتخابات کی جو آئندہ گورنمنٹ ہوگی
उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? गवर्नमेंट कोई भी आएगी उसके लिए चैलेंजेस तो हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज़ को तेज़ करना है, बिल्कुल। और बिजनेस एक्टिविटीज़ तेज़ करने के लिए आपको अगेन मैंने बताया है कि पैसे चाहिए, IMF से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा डील करना पड़ेगा। जो सिचुएशन है, आप कहते हैं कि सब्सिडीज़ और वो चीज़ें गवर्नमेंट शायद वापस लाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पास कोई इतना रिज़र्व नहीं है, या गवर्नमेंट के पास इतना कोई फंड्स नहीं है कि उसको वापस कर सकें। हाँ, ये है कि इसी को अगर स्टेबल किया जाए, फर्दर बर्डन ना डाला जाए, तो इतना भी आवाम के लिए बहुत होगा। हाँ, दूसरी साइड पे ये है कि लोगों की अर्निंग्स बढ़ाई जाएँ। जैसे कि एक पार्टी ये भी कह रही है कि हम लोगों की अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। तो अब सियासी तमाम जो बात निकाली, अगर महंगाई कम नहीं होगी तो हम तनख्वाहें या फिर जो आमदन है उसको बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली फिर वही एक हाल रह जाता है। जब एक्सपेंसेस या खर्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको आमदन बढ़ानी पड़ती है, और आमदन कैसे बढ़ेगी? जब हमारा इकोनॉमी का साइज़ बड़ा होगा, हर कोई काम पे लगेगा, काम अवेलेबल भी होगा। तो इस तरीके से टाइम बहरहाल लगेगा, इतना आसान नहीं होगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ फिर हमारे बहुत सारे जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं, लाइक हमारे हमसाया कंट्रीज़ हैं, चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इवन इंडिया इज़ वहाँ पे ये भी वोलेटिलिटी है कि हमें उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा, सो दैट के इकोनॉमिक जो बॉन्ड्स हैं या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम प्रॉपरली कर सकें। तो तब बहुत सारे फ्रंट्स पे गवर्नमेंट को खेलना पड़ेगा, तब जाके हम किसी चीज़ में सक्सेस कर सकें। सबसे बड़े हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना है। अब दुनिया बदल रही है जी। हम अभी भी अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स के नाम पर हमारे जहन में आएगा कि शायद हम खेल का सामान एक्सपोर्ट कर दें, हम कपड़ा एक्सपोर्ट कर दें, या जो हमारी ज़रूरी अजनास हैं उनको एक्सपोर्ट कर दें। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट, उसमें हमारे सर्विसेज ही हैं, या फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ लेन देन अगर हम मकामी करेंसी में करना शुरू कर दें या बार्टर सिस्टम पे कर दें, तो उससे भी हमारे जो रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर कम होगा और हमारी जो एक्टिविटी है वो जनरेट होगी। जी, IT सर्विसेज एक बहुत बड़ा एरिया है। आप ये देखें कि कितने 1000 एकर्स पे अभी ज़री इस्तिलाहात हो रही हैं, उसके साथ साथ फिर भी हम उतनी प्रोडक्टिविटी शायद ना ले सकें जितना कि अगर हम लोगों को स्किल्ड करें IT में। और इंटरनेशनल मार्केट खुली है जिसमें बहुत काम है। आफ्टर कोविड आपको पता है कि लोगों ने कितना ज़्यादा IT पे डिपेंडेंसी हो चुकी है, और पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है इसमें बहुत सारे। और इस गवर्नमेंट ने स्पेशली SIFC में ने उस पर इकदाम भी लिए हैं, उसको फैसिलिटेट भी किया है, लेकिन अभी भी उस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट या काम नहीं हो रहा। तो इसको एज ए इंडस्ट्री दर्जा दे के IT को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। आप समझ लें कि इसको 100 टाइम्स अगर हम बढ़ा लें, और इसमें पोटेंशियल है क्योंकि पूरी दुनिया में काम है, फिर भी पाकिस्तान में अभी रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो पाकिस्तान में एक IT का हब बन सकता है। जैसे कि इंडिया ने तो पहले ही इस पे काम कर लिया, उनकी 200 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल 25 बिलियन दूसरी चीज़ों की भी नहीं है। तो इस पे तो डेफिनेटली डिपेंड करता है ना, उनकी आबादी का साइज इतना बड़ा है, फिर हमारा अगर हम उस तरह से कम्पीट करने की बात करें तो शायद वो कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा। नहीं, कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन तवज्जो देने की भी बात है ना, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अगर हम बाहर भी अपना एक्सपोर्ट करेंगे IT के हवाले से, हम अपने इक्विपमेंट्स के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो हमें इंटरनेशनल डिमांड्स को भी मद्देनजर रखना होगा। अब हम जब बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो ये बड़ा ज़ेर बहस रहता है टॉपिक के मुस्तहकम हो रहा है, इसका मुल्की मईशत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है या थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक पॉज दिया जाता है आवाम को दिखाने के लिए कि बेहतरी होगी और हो रही है, और फिर इसको हम देखते हैं बहुत सी सियासी पार्टीज एज अ टूल यूज़ करती हैं कि हमारे टाइम पे डॉलर इतने का था। अब ये जो हम देख रहे हैं कि डॉलर का रेट मुस्तहकम है, और इसका कितना इम्पैक्ट होगा, हमारे क्या रुपया मजबूत हो रहा है इससे, या ये आगे जाके अचानक से बहुत ज़्यादा इसका डिज़ास्टर इम्पैक्ट होगा? वैसे अभी जो सिचुएशन है इस हिसाब से लगता नहीं है इंशाल्लाह कि हमारा फर्दर डिज़ास्टर होगा, बल्कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर आ जाती है और थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ा अरसा चलती है तो डॉलर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्लो नीचे आएगा, रुपए की कदर में इजाफा होगा। और जिसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे है। आपको पता है कि हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, जिसमें चाय से लेकर तेल से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्टेड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अपने प्रोडक्शन जो है उसमें उस हिसाब से नहीं है।
تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا، اور ڈالر جو ہے وہ زیادہ مہنگا ایکسپیکٹیشن ہے کہ اکانومسٹ کی بھی اور باقی بھی کہ اب یہ تو زیادہ ساری نہیں باتیں بڑھے ہوگی گا۔ ایک ایز اے ماہر معاشیات، ہم بطور معاشرہ، بطور پاکستانی اپنے رویوں میں کیا تبدیل آئیں کہ ہم بھی اکنامک ڈیولپمنٹ میں یا پھر اکنامک سٹیبلٹی میں عام پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے رویے اس طرح سے تبدیل نہیں ہو رہے، ہمیں ہماری ریکوائرمنٹس وہیں کی وہیں ہیں، اور توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ چیزیں سستی بھی ہو جائیں اور اسٹینڈرڈ بھی ان کا وہی رہے۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا، ہر کسی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہنا ہے ہمیشہ، اور پاکستان اگر ہوگا، پاکستان اگر ترقی کرے گا تو ہم سب اپنے بیوی بچوں کے لیے اور باقی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ادھر رہ سکتے ہیں سکون سے۔ تو اس میں تمام لوگوں کو پازیٹیولی سوچنا پڑے گا، ایک نیشنل سیوک رسپانسبلٹی جو ہے وہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ جو بھی ذمہ داریاں شہریوں کی لگاتی ہے تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ایز اے کولیکٹیو وزڈم کے طور پہ وہ پورا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسپیشلی ٹیکسز کی اگر بات کر لیں تو ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی ٹیکس چوری ہوتی ہے، اور ہم اپنی آپ یہ دیکھیں وہاں سے انکم اور ریونیو میں سارا کھیل ہے نا، کہ ہماری جب ٹیکسز پورے نہیں آتے تو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے جب لینے پڑتے ہیں تو پھر اس کی ری پیمنٹ ہوتی ہے، ہمارے پاس بیلنس نہیں بچتا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے کے لیے۔ تو ایک تو سیوک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم جو بھی گورنمنٹ کے ڈیوز ہیں اس کو ہم ٹائملی ادا اگر کریں۔ اجازت ہے تو اس میں کچھ ایڈ کر لیں کہ ہم صرف اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ایز اے شہری حکومت کی جانب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیکس ادا کریں گے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور ٹیکس پیئر بن جائیں گے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ ذاتی طور پر جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے، سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ان اخراجات کو بھی کم کرنا ہے، چاہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ہو، ہمارے خاندانی سطح پر ہو، یا پھر ہم معاشرتی طور پر، کہ ہمیں اپنے اخراجات ان چیزوں پر ڈپینڈنسی ہمیں کم کرنی ہے جس پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، پھر ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور وہ اخراجات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ آئٹمس جو ہم خرید رہے ہیں وہ ڈسپوزیبل ہی کیوں نہ ہو، صرف لگژری آئٹمس ہی کیوں لیکن نہ اس ہو۔ میں یہاں پہ بھی یہ چیز بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم وہ سیف پاتھس اپناتے ہیں یا نہیں۔ جہاں پہ رضوان نے آپ سے پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ملک کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ریمیٹنس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی بہت پالیسیز سامنے آئی ہیں، بہت کلیئر پالیسی بھی ہے، گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے بینکس کو، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی ڈفرینٹ پروگرامز رن ہو رہے ہیں، لیکن سٹل سیف پاتھس نہیں یوز کیے جا رہے ملک میں پیسے واپس بھیجنے کے لیے۔ اس حوالے سے اویئرنیس نہیں، بہت سی چیزوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یا جو باہر سیٹلڈ لوگ ہیں، کوئی آ رہا ہے اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیے، جو کہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ ایک سیف پاتھ کے ذریعے آپ نے ملک میں پیسے بھجوانے ہیں، یہ معیشت کو کتنا امپیکٹ کرتا ہے، اور یہ سرکل جب بہتر ہوگا تو اوور آل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی، ہم سیوک رسپانسبلٹیز میں جو باقی باتیں ہیں، اوورسیز کی بھی بات کرتا ہوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سادگی ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی نہیں رہی۔ جیسے اکثر بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ سے لے کر نیچے تک شادی بیاہ ہوں یا لگژری گاڑیاں ہوں، ابھی بھی کوئی بھی باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ غریب ملک ہے جو آئی ایم ایف کے قرضوں پہ اور باقی چیزوں پہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کے پاس گاڑیاں دیکھیں، ان کا سٹائل دیکھیں، لیونگ سٹائل دیکھیں۔ کچھ لوگوں کا، بے شک وہ بہت زیادہ لوگوں کا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو افورڈ نہیں بھی کر سکتے وہ بھی محنت وہ کر کے بھی صرف اپنے ایک لائف سٹائل کو یا شو آف کرنے کے لیے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کوئی سادگی لانے کی ضرورت ہے۔ ایز اے نیشن ہمیں شو آف یا دکھاوا جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا یا بڑے لوگوں کا یا جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، ان کا بہت زیادہ کردار ہوگا۔ اگر وہ وہاں سے اوپر سے شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی نیچے تک جو ہے اس میں سادگی آئے گی۔ دوسرا، اوورسیز سے ریمیٹنس جو آتی ہیں، اب اس میں یہاں سے جو باہر پیسے جاتے ہیں یا اوورسیز سے آتے ہیں، دونوں میں ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکی۔ اس میں کاسٹ آف ٹرانسفر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا اس میں لیگل ہچز یا ہرڈلز اتنی ہیں۔ سپوز یہاں سے کوئی امپورٹر ہے، بے شک نیسیسٹی چیزیں بھی، را مٹیریل بھی امپورٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ باہر پیسے لیگل چینل سے بھیج سکے۔ اور اسی طریقے سے اگر باہر سے آتے ہیں
تو ان کے لیے بھی اگر بینکنگ چینل سے بھیجتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کٹوتی ہو جاتی ہے اور ریٹ جو ہے آپ کو وہ ملتا ہے جو کہ مارکیٹ میں سے کم ہوتا ہے. تو آل از اکنامکس بیسیکلی, کوئی بھی اپنا جہاں سے 2 روپے بچتے ہیں اس سائڈ پہ جائے گا. تو اس لیے گورنمنٹ نے, خیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ایکشن لیا تھا جو ایکسچینج کمپنیز پہ کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور جو دوسرا ریٹ تھا انٹر بینک ریٹ تھا اس میں بہت زیادہ فرق نہ ہو, جس سے کافی چینلائز ہوا ہے. تو اس میں کچھ جگہوں پہ پھر گورنمنٹ ریگولیٹر کی انٹرونشن آتی ہے, اور اگر انٹرونشن بہتر ہو تو یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. رمضان صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں. گزشتہ ہفتے ایف بی آر کے حوالے سے, اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس حوالے سے عوام کو آگاہ بھی کیا, قوم سے انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بتایا بھی کہ ہم ایف بی آر میں کیا اسٹرکچرل چینجز لا رہے ہیں تاکہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو مزید آسانی ہو سکے, پھر جو ٹیکسز ہیں ان کی لیکیجز کم ہو سکے. یہ اسٹیپ کتنا بڑا ہے, اور خاص طور پر ہمارے فیوچر میں جو سیاسی گورنمنٹ آئے گی, انتخاب کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی, ان کے لیے ان چینجز کو, اسٹرکچرل چینجز کو کیری آؤٹ کرنا اور کنٹینیو رکھنا یقینی طور پر مشکل تو ہوتا ہے. آپ جواب دیں پارلیمنٹ میں, آپ کو ووٹنگ بھی کرنی ہے, اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے. چیلنج ہوگا یا ہمیں یہ سخت فیصلے جو ہیں ان کو برقرار رکھنا ہوگا؟ اٹ ڈپینڈس. یہ ابھی تک تو ریٹیلیشن ہے ایف بی آر کے اندر بھی ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور بہت سارے جو محکمہ ہیں اٹ سیلف اس کو بھی اپنی پاورز کرٹیل ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. تو فیصلہ تو خیر اچھا ہے کہ پالیسی جو ہے, پالیسی اینڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کرے اور وہ الگ سے بورڈ ہو, اور ایف بی آر جسٹ امپلیمنٹنگ ایجنسی ہو. اور لیکن بہت ساری پھر آپس میں جو ہے انٹر مکس چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کچھ انفورسمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور انفورسمنٹ میں کچھ پاورز ہیں جو کہ آلریڈی ایف بی آر کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے, ابھی اس میں کافی لیجسلیشن ہونی ہے. آپ کے ٹیکس لاز تمام ری ویمپ ہونے ہیں, چینج ہونے ہیں. تو اس میں ابھی پولیٹیکل گورنمنٹ جیسے ہی آتی ہے تو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ابھی تک اس کا جو پرنسپل ڈیسیشن تو شاید ہو چکا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن فیز میں یہ نہیں لیکن ہم آیا. ہوپ فل ہیں کہ نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کی پالیسیز پازیٹیو ہی ہوں گی تاکہ ملکی معیشت مستحکم ہو. جیسے ہی ملکی معیشت مستحکم ہوگی تو obviously ہم دیکھیں گے ہمارے فارن ریلیشنز ہوں, ہمارے سوشل ریلیشنز ہوں, یا سوشلی وہ ملک ترقی کرتا ہے. بہت شکریہ میاں محمد رمضان صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے جو نگراں حکومت ہے اس کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. اور آئندہ کیا ہم چیزوں کے حوالے سے ہوپ فل ہو سکتے ہیں, وہ پالیسیز فیوچر میں ہمارے لیے کتنی زیادہ امپیکٹفل ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے ہم نے بات کی. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس میں ہمیں ہی مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے کہ ان پالیسیز سے لارجر سکیل پر کیا فائدہ ہوگا, عوام الناس کو کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں جی کہ ہم شاید اس میں کہیں ہمیں فوراً سے پہلے فائدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ پالیسیز یا فیصلے ہمارے لیے نہیں. تو جو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, اگر مہنگائی آج ہوئی ہے اور اس کے بعد پہلے پیسے کی ویلیو کم ہوئی ہے تو اس کا فرق جو ہے وہ ہمیں اگلے مہینے کی جو اشاریہ ان میں نظر آتا ہے, اعداد و شمار میں نظر آتا ہے. چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ سخت فیصلے کیے جاتے ہیں جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے. جی بالکل, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم صبح پاکستان میں, آپ کہیں مت جائیے گا. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. بھوک, افلاس اور سماجی ناانصافی. کہیں حادثوں سے پریشان تو کہیں جہالت سے لڑنے کی کوشش کرتا انسان. غفلت کے اندھیروں سے آزاد ہونے کا امکان. امید کی روح سے بدل رہا ہے انسان.
कौन कहता है इजहार राय की आजादी नहीं? सवाल की कैद से आजाद होते जवाब देखिए डिबेट एट 8 में। तवानाई की बचत का वादा निभाएं, मईशत बचाएं, मुल्क चलाएं। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदी। जहाँ पे हम बात करते हैं मुल्क की तरक्की के हवाले से, मुल्क की मईशत के हवाले से, वहाँ पे तालीम के मैदान में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम तालीम के मैदान में कुछ बेहतरी करेंगे तब हम इनोवेशंस लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें डिफरेंट करेंगे, करिकुलम डिफरेंट करेंगे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके, तो तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और हम देख रहे हैं कि ऐसे हो भी रहा है। मानूर, इसमें एक बहुत बड़ा जो हम चैलेंज कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, कि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट मौजूद ज़रूर रहता है कि जो पहले तरबियत थी, जो पहले तालीम दी जाती थी, उसमें बच्चों को सिखाया भी जाता था, पढ़ाने के साथ साथ उन्हें बेहतर शहरी कैसे बनना है, उसके लिए मौके कैसे मिलेंगे और वो मुआशरे का एक आरामद हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। और अब सिर्फ फोकस किया जाता है तालीम पर, ग्रेड्स पर, नंबर्स पर, पोजीशंस पर, अब तरबियत का एलिमेंट नहीं है। तो अब जबकि अब इदारे भी ज़्यादा मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मौजूद हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी या फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप स्पेशलाइज्ड और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जब हायर एजुकेशन का जिक्र आता है तो फिर हायर एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान में इदारा मौजूद है, हायर एजुकेशन कमीशन, और हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर असातिज़ा के लिए, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, जो इन्होंने आपका फ्यूचर बिल्ड करना है। जब उनको ही नहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, उनकी तरबियत नहीं की जाएगी, उनको नई ट्रेनिंग्स नहीं दी जाएंगी, तो कैसे कोई स्टूडेंट आगे बढ़ सकेगा। तो हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कुछ इकदाम किए गए और इसी इन इकदाम के हवाले से आपने दावत दी है, एक दफ़ा फिर हमें एजाज़ बख्शा है, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि चेयरमैन HEC जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बड़ी खुशी होती है आपको देखकर, और जब हम HEC की बात करते हैं तो फिर वो तमाम तर कंसर्न्स जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में जिनका इजहार किया है, असातिज़ा की तरबियत खास तौर पर। आपने जो इंट्रो में कहा है ना, बिल्कुल तालीम तो शायद बहुत हो गई है, तरबियत का फुकदान है। बिल्कुल जहाँ तक इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग है, वो बेसिकली बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस है, होना चाहिए, हो भी रहा है। और हमें ये पता नहीं, हम माइंडसेट ये हो चुका था कि बस डिग्री कर ली तो अब मैं अच्छा टीचर हो सकता हूँ। नॉट नेसेसरली, दिस इज़ नॉट ए कप ऑफ एवरीबॉडी बेसिकली। ये इन बिल्ड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल होती है, एप्टीट्यूड होता है, और उसके लिए ट्रेनिंग से बेहतरी भी लाई जा सकती है। हायर एजुकेशन कमीशन ने
पहले हमारे पास एक लर्निंग इनोवेशन के नाम से इदारा था, फिर बाद में उसको जो खैर नाहिब शुरू में था जब यूजीसी था उस वक्त भी था, नेशनल अथॉरिटी या एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बेसिकली, तो नाहिब फिर उसको एक्टिवेट किया गया, अब उसके रीजनल ऑफिस बना दिए गए और एक कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है इस्लामाबाद में भी, चारों सूबों के क्वार्टर है वहाँ भी, और ख़ासकर जो नए बच्चे बच्चियाँ ज्वाइन करते हैं उनके लिए उनको बेसिक लर्निंग के टूल्स, बेसिक बल्कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, माइक्रो टीचिंग के सेशन होते हैं उनको एक्सपर्ट लेक्चर भी दिए जाते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। और मुझे कल ही उनकी टीम के साथ मेरी मीटिंग थी तो उन्होंने कहा जी कि हर कोई अब ये कहता है कि सर ये हमें तो इतने अरसे से पढ़ा भी रहे हैं, हमें तो इन बेसिक चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। तो आपकी बात बिल्कुल बजाय कि ट्रेनिंग और लर्निंग जो है इट्स कंटिन्यू प्रोसेस। और फिर हायर एजुकेशन कमीशन ने के ज़रिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में स्कॉलरशिप दी हैं, इंडिजनस, फॉरेन, नीड बेस, इस तरह की स्कॉलरशिप दी है। और ख़ासकर जो PhD स्कॉलरशिप स्कीम है हमारी, वो फोकस ही उन बच्चियों के लिए है जो चाहते हैं कि तालीम के अंदर आएँ, रिसर्च के अंदर आएँ, और उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है। और इस मुश्किल वक्त में भी हमारे अराउंड 3000 बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान से बाहर भी, और पाकिस्तान के अंदर भी इंडिजिनस काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर मुख्तार, आपने अभी बात की है माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग के हवाले से, माइक्रो सेशंस दिए जाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सिलेबस होता है, बेसिकली उनको वे ऑफ टीचिंग सिखाया जाता है, एथिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? देखें, बेसिकली जो दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनके साथ मिलके उस करिकुलम को अपडेट करते रहते हैं, उसके मुख्तलिफ कैटेगरी पे किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, फिर उन बच्ची जो टीचर हैं या पोटेंशियल टीचर होते हैं उनके लेक्चर जो होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनको सेल्फ असेसमेंट कराई जाती है कि आप ख़ुद देखें, और साथ एक्सपर्ट बैठता है मेंटर के तौर पे, वो बताता है कि ये देखें आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, आप ये गलती कर रहे हैं, किस तरह स्टूडेंट को एंगेज करना है ताकि उनकी लर्निंग बढ़े। और नेचुरली उसमें ये सेशन भी होते हैं कि आपको टीचिंग के साथ साथ जो लर्निंग है उसके लिए जो उनकी तरबियत का पार्ट है उसको भी एड्रेस करना चाहिए। और मैं तो हर सेशन में जाता हूँ, खुद जाता हूँ, और मैं ये स्टार्ट इसी पे करता हूँ कि तालीम बहुत अच्छी होगी, तरबियत मसला बन गई। और हम कहते हैं कि बड़े अच्छे डॉक्टर इंजीनियर पाकिस्तान ने पैदा तो कर लिए, लेकिन अच्छे इंसान नापैद होना शुरू हो गए। तो वो हम सब की जिम्मेदारी है, घर से शुरू होती, माँ बाप से, फिर टीचर, फिर सोसाइटी, फिर रिलेटिव्स, फिर पेयर, एक दूसरे को हर एक को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो नेचुरली वहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि स्टेप्स लिए जाते हैं, इस्लाहात मुतारिफ कराई जाती हैं, कुछ उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, कुछ एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, लेकिन फिर जैसे ही हम हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें, वजारत तालीम की बात करें, तरबियत की बात करें, तो वहाँ पर जैसे ही मिनिस्टर चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज हो या चेयरमैन चेंज होता है तो उन पॉलिसीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। बैड, दिस इज़ बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। आई एग्री विद यू कि ये नहीं होना चाहिए। पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो काम हो चुके। एक और बड़ी अब हमारे माशाल्लाह सुबह इलेक्शन हो रहे, अल्लाह करे एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और हमारे पाकिस्तान के मसाइल का अब तो हमें समझ जाना चाहिए और चीज़ें ठीक चलें। हमें कंटिन्यूटी की तरफ सोचना चाहिए। हो तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो जिस तरह टॉप से अगर कोई चेंज होता है तो दूसरा आता है, वो कहता है ये पिछली पॉलिसियाँ सारी गलत थी, नए शुरू करते हैं। इसी तरह ये चीज़ बेबीमारी इदारों में भी चली गई कि अगर चेयरमैन चेंज हुआ, मिनिस्टर चेंज हुआ, इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेंज हुआ, तो अगला आता है वो कहता है नहीं मेरा सिग्नेचर किधर है, मेरा नाम किधर है, ये पुराने नाम तो हटाओ। इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। हम उसी जगह घूम रहे हैं कितने 76 सालों से। तो हम तो बिल्कुल ये प्रीच भी करते हैं, ये बताते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, और हम माशाल्लाह HEC में कंटिन्यूटी हमने रखी हुई है। दरमियान में अप्स एंड डाउन आए थोड़ी दफ़ा, लेकिन बिल्कुल जो हमने जिन लोगों ने ख्वाब देखा था, जिन्होंने स्टार्ट किया था, मैं दूसरी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने मौका दिया हुआ है चेयरमैन का, तो हमने उस बिल्डिंग ब्लॉक को इम्प्रूव किया है रादर दैन के नई सिरे से कोई। हाँ, नई चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे आपने शुरू में कहा, द वे पीपल आर गोइंग टू गेट एजुकेशन इज़ गोइंग टू चेंज, टूल चेंज हो रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहे हैं, तो उसके साथ आपने एडजस्टमेंट करते जाना है, लेकिन जो चीज़ें बना चुके हैं उसको ख़राब नहीं करना, उससे बेहतरी करनी है। तो आई थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, और उसमें हमें मिलजुल के ये काम करना पड़ेगा। सही, यानी कि उसी में बेहतरी लाने के लिए आप HEC क्या तालीमी मैदान में इस्लाहात के लिए इक़दामात कर रहे हैं, और क्या पॉलिसीज़ ज़ेरे गौर है
جو کہ اب انکلوڈ کی جائیں گی؟ ایک تو جو ہیومن فیکٹر ہے نا اس کو کم سے کم کرنے لگے. اچھا پہلے بڑے ہمارے جھگڑے ہوتے تھے, ہم پہ بیک لیشنگ بھی آتی تھی, ایچ ای سی نے این او سی نہیں دیا, ایچ ای سی نے یہ نہیں کیا, ایچ ای سی نے پہلے سوئی ہوئی تھی, جعلی ڈگریوں والے آگے تو جب ان کو ہم نے پکڑ لیا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ سوئے ہوئے تھے, یہ کیسے آپریٹ کرتے تھے. تو ہم نے ایک کنسنسس ایوالو کیا ہے ود یونیورسٹیز اینڈ ود دا اسٹاف ان ایچ ای سی ود دا گورنمنٹ کہ یہ اب جو ہیومن فیکٹر ہے نا, یہ پاکستان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہیومن فیکٹر ہمارے ابھی اتنی شاید میچورٹی ہماری نہیں آئی, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے اور ہم نے سارے جو پالیسیز ہیں اس کو ریویو کر رہے ہیں اور اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے سب یونیورسٹیز کو انوالو کر رہے ہیں, ایکریڈیشن باڈیز کو انوالو کر رہے ہیں, انڈسٹری کو انوالو کر رہے ہیں, اور کریکولم ہو گیا, سسٹم ہو گئے, پالیسیز ہوگی, ان کو اپڈیٹ کر کے باقاعدہ ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں, ان کو پرنٹ کر کے یونیورسٹیوں کو بھیج رہے ہیں. اور انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 6 to 8 month ٹائم, میکسیمم 1 year ٹائم میں ایک سٹیج پہ آ جائیں گے کہ پھر یونیورسٹیاں اٹانومس ہیں, آپ کو کسی سے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ بی ریسپانسیبل یور سیلف. یہ قانون ہے, اس کے تحت آپریٹ کرنا ہے. یس, ایچ ای سی ایز اے ریگولیٹر باڈی اور ادر انسٹیٹیوشن ان پروونشل لیول اینڈ ادر پلیسز دے ول ایکٹ ایز ریگولیٹر, اور اگر کہیں گراس وائلیشن ہوگی رائٹ وہیں پہ بند کر دیا جائے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, ٹیکنالوجی چینج آ رہی ہے بہت سپیڈ سے, اور یہ جو برکس اینڈ مارٹر کا جو ہمارا کنونشن لرننگ سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ موبائل جو آپ کا ہے, یہ آپ کا یونیورسٹی ہے, یہ آپ کا ٹیچر ہے, یہ آپ کی لیب ہے. آنے والے دنوں پہ دس از گوئنگ ٹو بی دا وے فارورڈ. اس میں ٹھیک ہے ہیومن انٹریکشن از مسٹ پارٹ. وہ ہیومن تو تب ہے نا کہ جب سوشل اینیمل آپس میں سوشل ہوں گے تو آپ انسانیت کی طرف آتے ہیں. تو وہ منظر تھوڑا سا اس کی طرف بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کیسے وہ لایا جائے. لیکن الٹیمیٹلی یہ برکس اینڈ مارٹرز آر گوئنگ ٹو بی. اور پاکستان کے پاس میں کہتا ہوتا ہوں کہ مے بی وی ہیو 1.5 year or 1 year left کہ ہم کوئکلی ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی الحمدللہ بہت اچھا بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی کے کام کر لیے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا ورلڈ بینک کے پروجیکٹ جو ایک لون پروجیکٹ تھا پاکستان کے لیے, اس میں سے اراؤنڈ $80+ million کی فوکس ہم نے ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جس میں 2 بہت بڑے ڈیٹا سینٹر ہم نے لانچ کیے ہیں. ایک کراچی میں, ایک لاہور میں آلریڈی بن چکے ہیں, جس میں 480 ریکس کی کیپیسٹی ہے. اس وقت ہمارے پاس 262 یونیورسٹیاں شاید. ابھی ہماری ریکوائرمنٹ شاید 80 ریک سے زیادہ نہ ہو یا 100 ریک سے زیادہ, لیکن فیوچر کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر مختار, جہاں پہ ہم فیوچر کے حوالے سے بات کریں, ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں, وہاں پہ ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی دونوں کو دیکھنا ہے نا, جو اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہی نہیں ہیں, جو وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے. ایسا نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہم نے ایزیوم کر لیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ بچے وہ جو ریموٹس ایریا میں وہ کتنے تیز ہیں. وہ میرے سے زیادہ ٹیکنالوجی جانتے ہیں. میری ایج میں تو نہیں تھی ٹیکنالوجی, میں نے تو ابھی سیکھا ہے ایز اے اسٹیئرنگ ڈرائیور ہیں قسم کے. وہ بچے بچیاں ریموٹس ایریا کے بھی وہ موبائل جانتے ہیں. آپ کا بار موبائل مجھ سے بہتر جانتا ہے, وہ اس پہ کہتا ہے اپائنٹمنٹ فکس کرتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو وہ میرا خیال ہے پرسیپشن اتنی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے مسائل ہوں گے کچھ ریموٹس ایریا میں, لیکن یہ ٹیکنالوجی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. ہم تو اس وقت اے آئی کا بز ورڈ آج کل بڑا بنا ہوا ہے, ہر طرف اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم اینڈ ٹو اینڈ سولوشن پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. آلریڈی ہمارے ایگریمنٹ فائنل ہو رہے ہیں دنیا کے ساتھ, اور اس کے اندر ایک پروجیکٹ اسمارٹ ٹیچر کا بھی ہے کہ ہر ایک کو اپنا ٹیچر ملے گا, اور وہ ٹیچر آپ کی کیپیبلٹیز اور آپ کی پوٹینشیل دیکھ کے کیا ان سے ویک ایریا ہے وہ آپ کو ورچوئل ٹیچر جو ہیلوگرام اور اے آئی کا ٹول یوز کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے جیسے یا آج کل کے ٹیچر بیکار ہو جائیں گے, نہیں, ان کا رول چینج ہو جائے گا. بیک اینڈ پہ وہی ہوں گے. چینج ہی تو مشکل ہے. نہیں چینج, وہ والی چینج نہیں ہم چاہ رہے. اسی کی بات کر رہے ہیں شاید پھر ان کی ٹریننگ چینج از آلویز این ایشو, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا پروسیس. ریفراسٹنگ, فکسنگ اینڈ دین ریفراسٹنگ جو چینج پروسیس ہے, اسی کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے. ہم نے سب سے پہلے 100 اسمارٹ یونیورسٹیاں بنا دی, سب وائی فائی انیبل کر دیا. پھر ان کے اندر اسمارٹ کلاس روم ڈال دیے. پھر ہر یونیورسٹی کو ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ فیسلٹی دے دی, ڈیجیٹل لائبریری دے دی. اب ہم نے جو بھی اویلیبل ریسورسز دنیا میں ملتے ہیں, بھلے وہ مائکروسافٹ والے ہیں, کوسیرا والے ہیں, اور باقی گوگلز اور اس طرح کے, وہ ہم گورنمنٹ پرچیز کر کے فری آف کاسٹ اپنے یوتھ کو دے رہی ہے. اور ود اس کی جو کاسٹ, وہ جو لائسنسنگ ہے, جو پیپر دیتے ہیں $50 $100 فیس, وہ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اس ٹول سے آشنا کیا جائے جس کے اندر انہوں نے فیوچر میں کام کرنا ہے, یا وہ ایکو سسٹم ایوالو کیا جائے ہائر ایجوکیشن لیول پہ یونیورسٹیز میں
جس میں آنے والے دنوں پہ ان بچوں نے یا بچیوں نے کام کرنا ہے، وہ اسکل سیٹ دیے جائیں. ابھی تو رکاوٹ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس میجورٹی کی بات کریں، جو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، میجورٹی کہ ہمیں صرف ڈگری چاہیے، ایڈمیشن مل جائے اور ڈگری چاہیے. بڑوں سے سیکھا نا انہوں نے شارٹ کٹ. رویے کو تبدیل کرنے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. وہ بڑوں کو اور ہم سب کو مل کے طریقہ ان کو واپس لانا پڑے گا. انہوں نے جب معاشرے میں دیکھا کہ معاشرے میں شارٹ کٹ چل رہا ہے اور واقفیت چل رہی ہے، دوستی یاری چل رہی ہے، لنک چل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچا کہ کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں روزانہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ڈگریاں 80,000 ڈگریاں دے دی کسی نے غلط دے دی جی بغیر ایکریڈیشن کے دے دی. کیونکہ پوچھا صرف ڈگری کے رہتا ہے، اسکل کا تو پوچھا نہیں. کیونکہ پھر بچوں کی غلطی ہے نا، کیونکہ وہ صرف ڈگری کے چکر میں، جب آپ کے بڑے کہیں کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو، تو پھر بچوں نے غلط میسج تو لینا ہے. لیکن ڈاکٹر مختار یہاں سے میں جو میجر ایشو رائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی یونیورسٹی سے بیچلرز کر لیا، ڈگری لے لی جس کی ڈگریز جو ہے ریکگنائز نہیں ہے HEC سے، پھر اسی بیس پہ جا کے ماسٹرز کر لیا. اب ماسٹرز کی ڈگری ویلڈ ہے، اس یونیورسٹی کی جو ہے وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہی تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد پروسیس کیا ہے؟ یہی مسائل میں جو ہے اتنے ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ ہم نے یہی ڈھونڈا ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی یونیورسٹیاں نا، بچوں کو تو چلیں ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہماری پارلیمنٹ کی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ہیلپ کی جائے، لیکن بچوں کی ہیلپ کرتے کرتے اپنا سسٹم تباہ کر دیا ہم نے. تو اب ہم نے اپنے کمیشن میں بھی لے کے گئے ہیں 1-2 یونیورسٹیوں کو، تو آلریڈی ہم نے ان کا جو NOC تھا وہ وڈرا کر لیا ہے اور ان کی جو چارٹرڈ ہے اس کو کینسل کرنے لگے ہیں. جو ادارے اس طرح کی گراس وائلیشن میں انوالو ہوں گے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان. ایون وہ لیجٹمیٹ بھی ہوں گے نا، انہوں نے غلطی کیا نا، چھوٹی موٹی غلطیاں چلے ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی گراس وائلیشن کسی کی ہے، فیک ڈگریاں دی ہیں، وہ جو کام ان کو الاؤ نہیں تھا وہ کرتے رہے ہیں اور صرف پیسے کے چکر میں ڈگریاں بانٹتے رہے ہیں. دے نیڈ ٹو بی کلوز ڈاؤن. کیونکہ اسٹوڈنٹس کا میجر ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو یہ پالیسی لیول پہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کلاسز لیتے رہے، ٹیچر پڑھاتے رہے، تو ڈگری جعلی کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے قصور. آپ دیکھیں آج کل نیا کپل شادی کرتا ہے نا، تو بچہ آنے والا ہوتا ہے تو اسی وقت سوچتے ہیں کہ اسکول میں جانا ہے، بچوں کو ڈالنا ہے، خود جا کے ماں باپ اسکولوں میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا وجہ ہے کہ بیچلر ماسٹر لیول کی ڈگری کرنے لگے ہیں تو ان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے HEC ہر ایڈمیشن سے پہلے پیرنٹ الرٹ کرتی ہے، ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ ادارے جینون ہیں باقی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ 2 نمبر ادارے میں جائیں اور پہلے دن کلاس میں بیٹھیں، یو ول ناٹ گیٹ فیلنگ. تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر مختار آپ سے اینڈ پہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم بھی یہ چیز سوچتے تھے اور بہت سے اسٹوڈنٹس ابھی بھی سوچتے ہوں گے کہ جب ہم نے ایک HEC سے ایفیلیٹڈ یونیورسٹی سے ڈگری کر لی، پھر اس ڈگری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لمبے ٹائم کی اپائنٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹیسٹ کیوں کروائی جاتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ویلکم ان پاکستان. آپ یہاں پہ ہم نے تو ہارورڈ کی جعلی ڈگریاں بھی پکڑی ہیں، لوگوں نے خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ تو سختی کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ صرف یہ سارا پروسیس تھوڑی سی، ویسے اس کو ہم نے سارا کچھ آن لائن کر دیا ہوا، اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ آن لائن جمع کرا دیں، خود بخود آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے کیونکہ نادرا سے لنک ہے. آپ اس کے تحت TCS کے لیے بھیجیں، آپ کو ٹیسٹ ہو کے آ جائے گا. ارجنٹ ہے تو آ کے دفتر سے کروا لیجئے، وہ بھی ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف آپ لوگوں کو جو صحیح پڑھیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ 2 نمبر لوگ نہ نکل جائیں گے. بالکل صحیح. آپ کی پروٹیکشن کے لیے یہ ساری ہم پتھر بھی کھاتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سسٹم بہتر سے بہتر ہو جائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب سختی کی آپ نے بات کی ہے تو ہم اب HEC بہت بڑی مقدار میں بہت بڑے جو بجٹ ہے وہ خرچ کرتی ہے. اتنی بھی بات نہیں ہے. جو PhD کرنے باہر جاتے ہیں ہاں اس پہ خرچ کرتی ہے. بالکل ان کو پابند کیا جائے کہ اگر وہ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور ان پہ انویسٹ کیا ہے HEC نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، تو وہ پھر اپنے سکلز جو سیکھیں وہ آگے یہاں پر پے بیک بھی کریں. ایسے ہی ہے. اسی لیے ان سے ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں. دنیا ہزاروں میں ہوتا ہے کہ 6-7%, 8% لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، وہ گرین پاسچر کی طرف بھاگتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فن خان ہیں، ہم دنیا میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. ضرور کرنا ہے، ہم نے اس میں آپشن رکھی ہے. کمائیے، جانا چاہتے ہیں جائیے. جو پیسے آپ پہ خرچ ہوا ہے پلس 25% اس پہ پلینٹی پے کرے تاکہ کسی اور کو بھیجا جائے، اس کو بھیج دے. تو ہم روکا نہیں کسی کو. اور یہ ایک اچھی پینلٹی ہے جس کو آئی بلیو سارے لوگ جو ہے سپورٹ کرتے ہوں گے. وی آر سو نہیں، کوئی مزے کی بات ہے جو افیکٹو ہوتا ہے نا، ان کے پیرنٹس بھی ان کے گارنٹر نہیں بننا چاہتے کہ ان کو پتا ہوتا ہے اس نے بھاگنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم فالو بھی کرتے ہیں. کورٹ کچہریاں بھی ہوتی ہیں،
कोई स्लिप भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी बात है कि सोचना चाहिए कि बिल्कुल, हम हमें अपना क्या रवैया थे। तब्दील करनी है। इस कौम ने भीख मांगे हुए पैसे दे के हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो हमें वी हैव टू पे बैक। और इस मुल्क के हम पे एहसानात हैं, यहाँ पे बहुत हम एहसान। पले बड़े हैं, तालीम हासिल नहीं की, नहीं, हमें ये पे तो बैक करना पूछें है। जिनके पास आज़ादी नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा ही जिनका है, अपना मुल्क नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। तो लेकिन आई डोंट डिस्करेज पीपल, अल्लाह ताला मौका देता है, जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन वापस आए और अपने मुल्क को पे हाँ बैक नहीं, भी पहले करें। पे बैक करें और फिर वहाँ से भी पे बैक करना शुरू करें, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ये बहुत आपकी ज़रूरी नस्लें, है। आपके बुजुर्ग यहाँ पे हैं, आपका मुल्क है, मेरा आपकी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। हमारी ये आने हमारी वाली roots नस्लें है, हैं, आने वाली हमारी नस्लों roots की आने वाले हम नस्लों की। अगर करेंगे आज उनकी हिफाजत के लिए इकदाम करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आप Thank स्टूडियोज़ you, में तशरीफ़ बहुत लाए, शुक्रिया। और तालीम के हवाले से हम ना सिर्फ तालीम बल्कि ख़ास तौर पर तरबियत, उनकी तरबियत जो तालीम फ्राहम करते हैं और वो जो तालीम हासिल करें उनकी तरबियत पर भी बात कर रहे थे। और जहाँ मसाइल ज़्यादा होते हैं, यकीन कीजिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से भी हमने बात की, HEC की जानिब से की जाने वाली इस्लाहात के हवाले से बात की जो तालीमी मैदान में की जा रही हैं, एंड वी आर सो एक्साइटेड। और अच्छा भी लगा सुन के कि हम जहाँ पे पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब बढ़ रही है, तो हम भी अपने करिकुलम में, हम भी अपने जो निसाब है उसमें ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि हम भी पूरी दुनिया से कम्पीट कर सकेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे और क्या क्या दुनिया में हो रहा है दीगर शोबों में, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम अक्सर औकात जो है ये देखते भी आए हैं, जब हमारे घर में बड़े घर आते हैं तो हम या तो उनके पाँव दबाते हैं या जो है हम कोशिश करते हैं, बच्चे भी जब बहुत छोटे खेल खेल के थक जाते हैं तो घर में उनको मसाज किया जाता है, मालिश की जाती है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था पहले। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जिस तरह मेडिकल साइंस ने तरक्की की, कोई ऑपरेशन होता है या कोई भी फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद जब प्लास्टर के बाद रिकवरी का फेज़ होता है तो अक्सर औकात डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा जो है एक तरीकाकार है इलाज का जिसमें आपको एक्सरसाइज की जाती है, हीट पैड्स होते हैं, उसके थ्रू जो है आपका इलाज किया जाता है। यानी कि कोई दवाई आप नहीं ले रहे होते लेकिन आपकी बॉडी बेहतर हो रही होती है। मसल स्पैज़म में भी बहुत कारामद होती है। आपने तो कहा ना कि मसाज किया जाता है थकावट दूर करने के लिए, तो मुझे याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही दंगल हुआ है लाहौर में और उसमें शेर पंजाब रुस्तम पंजाब के मुकाबले में तो पहलवान जो हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है या फिर मसाज इस तरह का होता है कि उसमें फिजियोथेरेपी ही शामिल होती है। उसमें मसल्स को, खून की रवानी को बेहतर करने के लिए, मसल्स की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए और हमारे जिस्म को थकावट से बचाने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी किस्म की वो जो हम कहते हैं कि अगर जिस्म पे खराशे ना बने और मसाज करना है तो ज़रा बेहतर और उसके नताइज भी बेहतर हों। फिर उसके और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की मूवमेंट जो है वो गलत हो जाए, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारी हड्डियां हैं, जोड़ हैं, हमारे मसल्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं। हमें नहीं पता कि कौन कौन सी हड्डी कहाँ है और कौन सा मसल असल में जहाँ से दर्द हो रहा है। अक्सर आपने देखा ना, मानो कि हम सो के उठते हैं, अगर गलत पोजीशन में सोएं और उठें तो हमारी गर्दन की एक जानिब बल पड़ जाता है जिसे हम कहते हैं, और लेकिन एक्चुअल में वो पेन कहाँ हो रहा होता है और उस हमें महसूस का होता है, उसमें भी फ़र्क होता है। और ये पता चलता है जब हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास बिल्कुल जनाब, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है कि आपके बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ पे फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये एक बहुत ईजीएस्ट हमें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम कोई बहुत हाई पोटेंसी मेडिसिन नहीं ले रहे, हमें जो है एक्सरसाइज के थ्रू जो है बिल्कुल हमारी बॉडी को फ्रेश किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। अक्सर औक़ात जो मसल स्पैज़म है, दर्द हो रहा है, कहीं खिंचाव है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फिजियोथेरेपी से। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस फील्ड पे पाकिस्तान में बहुत काम भी किया जा रहा है, बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट आजकल ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, बहुत से फिजियोथेरेपी सेंटर्स भी हैं। और मज़े की बात ये देखते हैं हम वहाँ पे कि रश भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है उसके हवाले से भी काफ़ी आगाही हासिल हो चुकी है। अब फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या है, ये तो जो हमारा नॉलेज था हमने शेयर किया, लेकिन एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि फिजियोथेरेपी है क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी को अगर आप डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? देखें, आप लोगों ने जो डेफिनेशंस दे दी वो बहुत ही कम्पैक्ट सी हैं डेफिनेशंस, लेकिन उसी को अगर मैं थोड़ा सा और कहूँ तो फिजियोथेरेपी ये है कि फिजियोथेरेपी आपका ट्रीटमेंट कर रही है, एक ऐसा तरीका इलाज है
जिसके अंदर मेडिसिन्स को अवॉइड कर रहे हैं, आपकी अपनी बॉडी की एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं, आपके अपने मसल्स की स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं और आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, और आपके मसल्स एक दफ़ा जब रिलैक्स होंगे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मसल्स टाइट हों और आप उस पर ज़ोर लगा रहे हों। तो फिज़ियोथेरेपी जो है फिज़िकल एजेंट्स बहुत सारी यूज़ करती है, जिसमें मशीन्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे आपने जिक्र किया हीटिंग पैड यूज़ होता है, एक्सरसाइजेज यूज़ होती हैं, स्ट्रेचिंग्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं हमारे पास, जैसे अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी पानी के साथ कर रहे हैं, बर्फ़ के साथ कर रहे हैं, हीट के साथ कर रहे हैं। ये डिफरेंट मोडालिटीज़ को हम यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, उसकी अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही है या जो लोग काम करते हैं उनको वो थकावट का शिकार होते हैं या फटीग आ जाता है, कहीं मसल पुल हो जाता है, उनको भी फिजियोथेरेपी के ज़रिए ही उनको ट्रीट किया जा सकता है? लेकिन जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये पॉइंट आउट की है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है। कोई भी इंसान, मतलब एक रिपोर्ट आई थी, यूके का एक जर्नल था, उन्होंने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। अच्छा। उसकी ज़रूरत क्यों है? हम देखते हैं कि हम रूटीन में काम कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, डेस्क वर्क कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी ड्राइव में कर रहे हैं तो उससे ड्राइव भी कर रहे हैं, ड्राइव करते हैं। हमारे मुल्क में तो खैर ड्राइविंग थोड़ी सी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, रोड पे रश काफ़ी होता है, ड्राइविंग आवर्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। उसके साथ भी क्या है कि हमारी बॉडी में वियर टियर शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में इतनी एक्सरसाइज की आदत नहीं है। जब वो चीज़ें एडअप होती हैं हमारे रूटीन के पोस्चर के साथ, स्ट्रेस के साथ, हमारे डाइटरी डेफिशिएंसीज़ के साथ, तो ये चीज़ें एडअप करके प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ाती जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स जब बढ़ जाती हैं तो इन लोगों के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। मींस फिजियोथेरेपी को अगर मैं स्टार्ट से करूं तो हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चीज़ को लिफ्ट करना है, ये सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ पेशेंट नहीं, हर किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ वो लोग नहीं जो काम कर रहे हैं, इवन हमारे पास बच्चे बहुत सारे आते हैं, स्कूल्स के बच्चे होते हैं, 4th क्लास 3 क्लास के बच्चे आ रहे हैं, मसल्स में अकड़ा हुआ आया हुआ है। अब इस एज में शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के मसाइल होंगे। मिसाइल नहीं थे या रिपोर्ट नहीं होते थे? ये मसाइल इतने नहीं थे। उसका एक रीज़न है बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले जो सा था, बच्चों में ग्राउंड्स का कॉन्सेप्ट था, भागना दौड़ना खेलना था, एक्टिविटी होती रहती थी। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोबाइल पकड़ा, टैब पकड़ा, उस पे लगे रहे, बच्चों की एक्टिविटी कोई नहीं। अब तो आप छोटे बच्चों को देखें, उनका सांस फूलने लग जाता है भागते भागते। तो वो चीज़ें कि होंगी ज़रूर पहले, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई हैं। फिर हम बूढ़े लोगों में देख लें, बूढ़े लोग भी ऐसे हैं जो घर में हैं, मूवमेंट नहीं हो रही, या बूढ़ों में एक 60 के बाद हम देखते हैं बड़ी कॉमन एक चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि वो गिरने लग जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके अंदर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। एक और काम भी तो हम करते हैं ना अपने बुजुर्गों के साथ, जैसे 60 प्लस में कहते हैं नहीं आपने कोई काम नहीं करना, आप आराम करें। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखें, अब पेशेंट आपके पास, पेशेंट मैं नहीं कहूँगा, एक बुज़ुर्ग हैं आपके पास घर में, और आपने उनको चीज़ों से रोक दिया। ये ज़रूर है आप अपनी ड्यू रिस्पेक्ट दें उनको, जितनी चीज़ें आप करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि उनको हर चीज़ से रोक दें। हम जब रोकते हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ अलग चीज़ है जो आते हैं। वो कहते हैं जी पहले मैं सब कुछ कर सकता था, अब मैं ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। अब वो बुज़ुर्ग एक साइड पे बैठा देते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने जूते भी हमने ला के देने हैं, तस्मे भी हमने बांधने हैं, तो वो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो वो इसको अवॉइड करना चाहिए, जितना पार्टिसिपेट करना चाहिए कर सके उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। कहते हैं हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह होती है, अगर हम उसको नहीं चलाएंगे तो वहाँ पे स्टक हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जहाँ फिजियोथेरेपी का रुझान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्सर औकात कोई चोट लगती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, आपको थोड़ा सी वॉक कराते हैं, तो लोग हैरान होते हैं कि अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ था और अभी जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं वॉक करें। क्या ये सही है, या जो पेशेंट सोच रहा होता है वो सही बात है कि नहीं मुझे रेस्ट करना है, मैं बेड रिडन हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं उठना? देखिए, पेशेंट जो सा है ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी छोटी सी। अक्सर लोग होते हैं घुटनों का ऑपरेशन कराते हैं, वो कहते हैं जी हमने नए घुटने लगवाने हैं, नए घुटने लग जाते हैं। अब इस ऑपरेशन का, इस सर्जरी का मकसद क्या था?
اس کا مقصد یہ تھا کہ پیشنٹ کی لائف سٹائل بہتر ہو, اس کا پین کم ہو, اس کی انڈیپینڈنس بہتر ہو, وہ موومنٹ میں ایزی ہو سکے, آسانی سے پین کو ریلیف اس کی ہو جائے, یہ چیزیں مقصد تھیں. اب نی ریپلیس ہونے کے بعد پروٹوکول تو یہ ہے کہ فرسٹ ڈے آفٹر سرجری یا سرجری والے دن ہی پیشنٹ کو بیڈ سے باہر نکال دو. اب پیشنٹس کیا ہوتے ہیں, پیشنٹ ڈر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو نہیں پتہ اندر کیا ہوا کیا نہیں کیا. اب جو جوائنٹ ریپلیس کیا, نیا ریپلیس کیا, اگر آپ نے اس کو موو کرنا نہیں شروع کیا, آپ کے مسلز اس کے مطابق ریڈی نہیں ہوں گے, آپ کے مسلز ریڈی نہیں ہوں گے, آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے, وہ پھر واپس اسی کنڈیشن میں چلا جائے گا جہاں پہ وہ پہلے تھا. تو فزیو تھراپسٹ کو پتا ہے کہ جی کب اس کے لیے پراپر ٹائم ہے اس کو موو کرانے کا. تو پیشنٹس کو چاہیے کہ ایسی چیزوں میں تھوڑی سی اپنی سوچ کو سائڈ پہ رکھ لیں اور تھراپسٹ پہ ریلائز کریں, ٹرسٹ کریں. چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ کر لیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ہم سٹریس کی بات کر رہے تھے پہلے کہ آپ کو صرف تھکاوٹ ہو جاتی ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے. گزرتے وقت کے ساتھ خاص طور پر خواتین میں ایک چیز دیکھی گئی ہے جو کہ ہاؤس میکرز ہیں, ان میں سارا کام وہ کرتی ہیں گھر کا, شام کو یا صبح سویرے کہ شولڈرز میں یا کمر میں سٹریس کافی زیادہ ہو جاتا ہے, کھچاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. ایکسرسائز یا فزیو تھراپی کے لیے اس طرح سے وہ شاید وہ کنسلٹ بھی نہ کر سکیں, بالکل وہ ریسٹرکشنز ہیں ہماری روایات. اور وہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہیں کہ ان کو تکلیف بھی کم ہو جائے اور جو ان کے روز کے مسائل ہیں وہ بہتر انداز سے ان سے نمٹ سکیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز چھوٹی سی آپ سے کلیئر کروں گا, آپ کے توسط سے سب کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بتاؤں. فزیو تھراپی یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز تھراپسٹ کے پاس جانا ہے, کیونکہ جو آپ کے کوشچن سے مجھے کنسرن لگا وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ ریگولر آنے سے گھبرا رہی ہوتی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روز تھراپسٹ کے پاس جانا ہے. کچھ چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے روز آنا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر کہتے ہیں ہم ہفتے میں 2 دن یا 3 دن آنا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے تک کر کے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے. تو ہر بندے کا چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں اس کے اندر, پہلی چیز یہ ہوگی. اب جو بات آپ نے کی اسپیسیفکلی خواتین کے ساتھ کہ یا ایون خواتین کو چھوڑیں, مردوں کے ساتھ بھی جو آفس سے آتے ہیں تو سارے دن کے بعد باڈی میں پین آ رہی ہوتی ہے یا باڈی تھک گئی ہوتی ہے, یا اکثر لوگ کہتے ہیں ہم صبح اٹھ کے جب دیکھتے ہیں تو ہمارا جسم اکڑا ہوتا ہے, ہماری موومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اب اس کے اندر کرنا ضروری کیا ہے کہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ صرف دیکھتا ہے کہ آپ کے مسلز کا ردم کیا چل رہا ہے, کون سے مسلز, جیسے یہ مسلز ہیں, یہ مسلز نیک کے ساتھ بھی ہیں, ان مسلز کے ساتھ سر میں درد بھی آتی ہے, یہی ہمارے کام کے ساتھ. اب لیٹ سے میں کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں اور کام کرتے کرتے میں گردن کو آگے جھکاتا رہتا ہوں, یا پھر خواتین کوئی کام کر رہی ہیں گھر میں, سلائی کڑھائی یا کوئی چیز, فون ایک بہت زیادہ. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہی میں نیک کو آگے کرتا ہوں, ہر 5 ڈگریز کے بعد 5 kg ویٹ میرے سر پہ, گردن پہ بڑھ جاتا ہے, اس کا سر کا ویٹ ایڈ اپ ہو جاتا ہے. تو مینس میرا کام کرنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تھراپسٹ کے پاس جاتی ہیں, تھراپسٹ دیکھتا یہ ہے کہ ان کے مسلز میں پرابلم کس جگہ پہ آ رہا ہے. کیا یہ سلاؤچ آگے جھک کے بیٹھنے سے آ رہا ہے, کیا یہ گردن کو نیچے جھکا کے بیٹھنے سے آ رہا ہے. اب میں جیسے کام کر رہا ہوں کمپیوٹر پہ یا موبائل کی, جیسے آپ نے بات کی, میں یہاں پہ یوں کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے کسی کو انٹریکٹ کرنا ہے تو میں یہیں سے اوپر کر کے دیکھنے لگ جاؤں گا. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ان مسلز میں ٹائٹنس آنے لگ جائے گی, جس سے میری ہیڈ ایک, آنکھوں میں درد, اکثر لوگوں کو دل خراب, نوزیا بھی ہونے لگ جاتا ہے. اس کے لیے پوسچر ٹھیک کرنا سمپل چھوٹی سی چیز ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ ریگولر روٹین میں اگر وہ یاد رکھیں نا کہ اسکول میں کے زمانے میں ہم لوگوں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ایک پی ٹی ہوتی تھی جس کے اندر سمپل موومنٹس تھیں, ہاتھ اوپر سائڈ پہ, یہ ساری موومنٹس بھی آپ کرتے رہیں, اس کے ساتھ پراپر اسٹریچز کرتے رہیں ہر مسل کے لیے. جیسے ایک سمپل سی ایکسرسائز سارے بیٹھ کے ایزیلی کر سکتے ہیں, ہاتھ سر کے پیچھے رکھا, ہاتھوں سے زور لگایا سر سے پیچھے, یہ مسلس کو آپ کے ریلیکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. مسلس کو آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں, شولڈرس کو اوپر جائیں, گردن کو سائڈ ویز موو کریں, یہ اس کو ریلیکس کرے گا. اب یہ مسلس اگر ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آپ کو مزید جا کے تھراپسٹ کے پاس بار بار سیشنز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہی وہ آپ کو ایکسرسائزز بتا دے گا کہ جی آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اب سمپل سی ایگزامپل ہے, اکثر خواتین یہ بات کہتی ہیں جی کہ ہم تو سارا دن گھر میں صفائی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, پھر بھی ہمارے مسلز ویک کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اب صفائی کر رہی ہیں, جھاڑو دے رہی ہیں, تو یہ مسلز کی پاور بہتر ہو رہی ہے, ان مسلز کو تو کچھ نہیں ہو رہا. اب ہم نے جب بھی کام کرنا ہے ایک سیمیٹری میں کرنا ہے,
वो सिमेट्री जब आपने मेंटेन कर ली, चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जिस तरह आपने बताया कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या नीचे झुक के काम कर रहे हैं, हम ड्राइव करते हुए लड़कों को भी देखते हैं, वो बहुत रिलैक्स होकर ड्राइव करते हैं, बैक पे सही सपोर्ट करके। लड़कियां यूँ स्ट्रेट आगे होकर ड्राइव कर रही होती हैं, हम ऑन स्क्रीन भी यूँ करके बैठे होते हैं रूटीन में, थोड़ा सा फिर यूँ टिल्ट हो जाते हैं। सही बैठना कैसे है? जो हम किताबें पढ़ते थे उसमें बताया होता था कि हमारी बैक यूँ होनी चाहिए, क्या बैक यूँ होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए? बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? बैठना कैसे है? शोल्डर कितना और ऐसे पीछे बैठने है? से जल्दी थक जाते हैं हम। और जल्दी थक जाते जल्दी हैं। थक जाते शोल्डर हैं। कितना पीछे होना चाहिए, कितना आगे होना चाहिए? क्योंकि अक्सर औकात लोगों के शोल्डर्स यूं होते हैं, स्ट्रेट बैठे होते हैं। सही बैठना कैसे है ये बता दें। इसके अंदर अगर अगर मैं आप बैठ के बता देते ज़्यादा बेहतर है, ये सबसे मुश्किल काम क्योंकि आपने सोफे बता पे दिया। बैठे हैं तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट हाँ की। नहीं, देखिए, अब पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए आइडियल पोस्चर है वो आपके लिए भी आइडियल हो। हर इंसान का उसकी बॉडी टाइप के साथ चीज़ें वेरी कर सकती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको एक छोटी सी दूं कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम पोस्चर बेल्ट्स यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और क्या करते हैं उसके साथ कि बेल्ट बांधी, उसके साथ यूँ स्ट्रेट होकर यूँ बैठ के। अब वही वाली मेरी बात पुरानी इस पे आ गई कि पोस्चर बेल्ट का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए राइट टाइम क्या है। मेरे मसल्स, अब मैं खुद बैठने की कोशिश करूँ, यूँ करके बैठूँ, मेरे मसल्स इस पोजीशन में बैठने के लिए रेडी नहीं है। अब वो रेडी नहीं है तो मीन्स जब वो ऐसे बैठूंगा तो वो जल्दी थक जाएंगे। ऐसे ही है। अब जब वो थक जाएंगे, मुझे पेन करेंगे और वो किसी और मसल की सपोर्ट लेंगे। अब ये सपोर्ट सिस्टम जो उनसा है ये बढ़ता जाएगा और मेरे मसल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एंगल पे वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिसके साथ साथ क्या होगा कि मुझे पेन्स वगैरह बढ़ जाएंगी। अक्सर लोग आप सुनेंगे कि आएंगे आपके पास कि हमने बेल्ट यूज़ करनी शुरू की या हमने सीधा बैठना शुरू किया, पहले पेन नहीं होती थी, अब पेन शुरू हो गई है। वो वजह यही है कि जो मसल्स आपने ट्रेन ही नहीं किए हुए उस पर आपने लोड डालना शुरू कर दिया। ओके, ये भी होता है। अब आपने उस पर लोड डालना शुरू किया, अब लोड उस पर एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया है और वो फटीग होना शुरू हो गया है। जब उसके अंदर फटीग बढ़ती जाएगी तो वो चीज़ें मज़ीद मैसअप होती जाएंगी, ख़राब होती जाएंगी। तो आइडियली गाड़ी में जैसे बैठते हैं, गाड़ी में बैठने के लिए मैं ये नहीं कहता सबको कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, क्योंकि गाड़ी की अपनी वाइब्रेशन होती है। आपकी बहुत अच्छी गाड़ी भी हो, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन उसके अंदर फील हो रही होती है जो आपकी बैक पे जा रही है। नॉर्मल रूटीन में हमारा कर्व जो सा होता है कमर का, वो आगे की तरफ होता है। अब कुछ लोग करते हैं कि यहाँ पे पिलो रख के या कोई चीज़ रख के इसको यूँ स्ट्रेट कर दिया। अब पेल्वस जो सा है हमारा, ये आगे टिल्ट होके बैठ जाएगा। जब ये टिल्ट हो जाएगा फिर बॉडी की मैकेनिक्स चेंज। ऐसा ही है। तो अब आइडियली मैं ये कहता हूँ कि जब आप गाड़ी में बैठें तो आप स्ट्रेट रखने की बजाय सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्लांट करके रखें। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 डिग्रीज तक रख लें, जो आपके लिए लेवल ऑफ इतना नहीं कि आपके स्टीयरिंग तक हाथ बहुत दूर न जा रहा हो। हमारे ऊपर होते हैं ना समटाइम्स, और घुटने समटाइम्स लग रहे होते हैं आगे, लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? घुटने स्टीयरिंग के साथ, स्टीयरिंग के साथ ही उसकी नहीं नहीं, वो इतना ज़्यादा लेट के नहीं गाड़ी चलानी, गाड़ी चलानी क्योंकि अक्सर औकात चला रहे होते हैं लोग। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नौजवानों को फेस करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करते, ठीक है, और काफ़ी अर्से के बाद मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए या जिम जाते हैं, पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करके भी करें या बगैर वार्म अप के भी करें, तो बाजू पूरा खुल नहीं रहा होता, चलने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। और अगर वो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो जिस मसल का ज़रा इन्वॉल्वमेंट होती है वो फटीग कर जाता है। ऐसा ही है। और कहा जाता है कि 3-4 दिन आपने इसको रेस्ट नहीं करना, अब इसको इस्तेमाल करेंगे तो दर्द जितनी ज़रा इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी ये दर्द जाएगा। रप्चर होने का ख़तरा नहीं होता मसल के? बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है मसल उसके बाद, वहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, जो आप चीज़ बता रहे हैं इसको हम कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डॉम्स के नाम से जानते हैं इसको। इसके अंदर होता क्या है कि जब आपने कोई भी एक्टिविटी की, कोई फटीग की, कोई चीज़ भी की, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब उसको निकलने के लिए 72 आवर्स चाहिए, 48 to 72 आवर्स चाहिए। अगर हम ये कहें कि हम आज ज़ोर लगा के सारी दर्द निकाल देंगे, जो बड़ी कॉमन टर्म यूज़ होती है, तो वो ज़्यादती है, वो गलत है। हाँ, आप ज़रूर एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू करें। हाँ, ज़रूर ये होता है कि जैसे आज एक्सरसाइज मैंने की, मुझे पेन ज़्यादा आनी शुरू हो गई, नेक्स्ट डे मैंने की, जिस वक्त एक्सरसाइज शुरू की पेन आ रही है, एक्सरसाइज के दौरान वो बॉडी वार्म अप हुई तो ठीक हो जाती है। लेकिन आपके वाली बात कि अगर हम उसी के अंदर ओवरडू करते जाएंगे तो इंजरी डेफिनेटली हो सकती है। क्यों?
क्योंकि मेरा हाथ यूं जा नहीं रहा या मेरा हाथ यूं उठ नहीं रहा, अब मैं इसको उठाने के लिए बॉडी को टिल्ट करके यूं उठाऊंगा तो वो इंजरी के चांसेस ज़रूर हो सकते हैं। और ये पेन वाला जो मैकेनिज़्म है ये नेचुरल प्रोसेस है और ये कुदरत ने हमारे लिए बड़ा अच्छा प्रोसेस रखा है। क्यों रखा है कि अगर हम उस तरफ जाके ही मूवमेंट करते रहेंगे तो हम डायरेक्ट इंजरी कर देंगे। पेन होने का रीज़न भी यही होता है। आप देखें कई दफ़ा आपको झुकने से पेन हो रही है, अब झुकने से पेन क्यों हो रही है, इट मीन्स कि उससे आगे जाएंगे तो वो इंजरी हो जाएगी। तो कुदरत ने यहाँ पे एक सिस्टम रख दिया कि वहाँ पे आगे जाने से पहले आपको एक अलार्म मिल रहा है, दैट इज़ द अलार्म विच यू आर गेटिंग। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हर दूसरी खातून या हर दूसरा मर्द जो है वो कमर के दर्द, टांगों के दर्द का शिकार है। अब ऐसे में हम अपने लिए बहुत से ऐसे ज़राए जो है ढूंढ लेते हैं जिससे हमें टेम्परेरी आराम है, जैसे बैक सपोर्ट, जैसे एक स्पेशलाइज्ड मैट्रेस, जैसे एक स्पेशलाइज्ड पिलो हम कहते हैं ना, पिल्स भी, वो जो पिल्स भी, पेन किलर्स खास पेन तौर पे। किलर्स भी। ऐसे में करना क्या चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमर का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है और जब ये पता चल जाता है कि डिस्क का कोई इशू है, फिर हम कहते हैं कि अब हमने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सर्जरी की जानिब बढ़ना पड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या ये जो स्पेशलाइज्ड पिलोज, बैक सपोर्ट, मैट्रेसेस होते हैं, ये कारआमद होते हैं इसमें? अगेन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वही बात कहूँगा, चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती हैं और लेकिन होता क्या है, आपने पहले ये देखना है कि बैक का प्रॉब्लम आया क्यों। सही। अब उसके अंदर जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने उसको देखना होता है कि जी मसल्स क्या वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे या उसकी लेंथ प्रॉपर नहीं है। लेंथ प्रॉपर से मुराद ये है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है कि नहीं है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक है, हो सकता है कोई मसल का एक पार्ट वीक है, दूसरे पे लोड ज़्यादा आ रहा है, या हमारे मैकेनिक्स ऐसे हैं, काम करने का तरीका ऐसा है जिसके साथ उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें जब आप देख लेंगे तो फिर उसकी बेस पे आपने काम करना है कि जी किस मसल को रिलैक्स करना है, किसको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि सारी चीज़ों ने जाना है एक सिमेट्री में। सही। अब यही एक रीज़न है कि जिसके साथ हम कहते हैं कि हमारे लोगों में एक्सरसाइज की रुझान थोड़ा सा कम है, जिसके साथ साथ उनको बैक के प्रॉब्लम्स, नेक के प्रॉब्लम्स बड़े कॉमनली होने शुरू हो गए हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ हो क्या रहा है कि कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ 4-5 दिन मेडिसिन ले ली, कहा पेन ठीक हो गया, बात ख़त्म होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। वापस क्यों आएगा कि मसल को आपने टेम्परेरीली रिलैक्स तो कर दिया लेकिन उसको स्ट्रेंथन नहीं किया। मैं जिस चीज़ पे डिबेट ज़्यादा करता हूँ, जब ज़्यादा जिस पे कहता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब तक आप एक चीज़ को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे उसके अंदर रिकरेंस के बार बार होने के चांसेस उतने ही हैं। ऐसा ही है। आपने उसको स्ट्रेंथन करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टीवी पे, इंटरनेट पे देख के बैक पिलोज यूज़ कर लेते हैं, ऑलरेडी उनके साथ कर्व जो सा है ज़्यादा हुआ है, पेल्विस आगे की तरफ बेंड हुआ है, तो वो उसके लिए तो वो ड्रास्टिक बहुत नुकसानदेह चीज़ हो जाएगी। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिसके लिए वो हेल्प भी करेगा। तो उसके लिए पता होना जरूरी नहीं कि मसला क्या है। मसला क्या है, तो इसके लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, अपने थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि देखें कि आपको एग्जैक्टली फ़ायदा किस चीज़ पे आएगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो बेचारे किसी अजियत में बैठे होते हैं और कहते हैं जी कि हम वो पिलो यूज़ करते थे, ड्राइविंग में भी करते हैं, ऑफिस में भी रखा हुआ है हमने, तो उसके साथ क्या हो रहा है कि पेन हमारा बढ़ता जा रहा है। सही। पेन जब बढ़ रहा है तो आगे कुछ नहीं करना, आपने वो चीज़ जो है नहीं ना करनी। एक फिजियोथेरेपिस्ट के ही मशवरे से यूज करना। एक और चीज, खवातीन खास तौर पे आफ्टर डिलीवरी कमर की दर्द का शिकार रहती हैं और वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ कुछ महीने के लिए। अक्सर औकात हम खवातीन से ये सुनते हैं कि जब से डिलीवरी हुई है, चाहे वो 10 साल पहले हुई हो, 20 साल पहले हुई हो, वो सारी ज़िंदगी कमर के दर्द में गुजार देती हैं। क्या आफ्टर सिजेरियन और आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी फिजियोथेरेपी से इस दर्द में फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि बहुत सी खवातीन को डिस्क का इशू हो जाता है उसमें, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप फिजियोथेरेपी कराएं? जी जी प्लीज़। कि एक टर्म यूज होती है चुक पड़ जाना, हमसे सीधा नहीं हुआ जा रहा, और वो बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, 1 महीने बाद या महीने में 2 दफ़ा समटाइम्स। कोई भी वजनी चीज़ उठाई है तो फ़ौरन से पहले जो इम्पैक्ट है वो आ गया। बिल्कुल ठीक है। इसकी क्या एक्सरसाइज हो सकती है या इससे कैसे बचा जा सकता है? अब इन दोनों चीज़ों को अगर मैं रिलेट करूं, मैं एक्चुअली ज़्यादा डिबेट इस वक्त आज कर रहा हूं इस पे कि मसल्स को रिलैक्स करना, मसल को स्ट्रेंथन करने पे, इसी को ही मैं उसके साथ डिबेट करते हुए उसी के साथ रिलेट कर देता हूं थोड़ा सा।
देखें, आपने जो पहली बात की ख़वातीन की जो प्रेगनेंसी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन आती है, तो मैं ये कहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइजेज और थेरेपी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। प्रॉपर इसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी भी अक्सर जगहों पे होती है, अक्सर जगह पे फ़िज़ियोथेरेपी की जहाँ ज़रूरत ना हो, एक्सरसाइजेस, पोस्चर्स, क्योंकि आप देखें प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग 9 मंथ्स आपका बॉडी का पोस्चर टोटली चेंज होता है। बिल्कुल, आपका पेल्विस आगे चला गया, आपके बॉडी का वेट बेयरिंग चेंज हो गई, आपके उठने बैठने चलने का स्टाइल चेंज हो गया। अब वो सारी चीज़ों को बॉडी कंपनसेट करने के लिए लोड ले रही होती है और ज़्यादातर वो लोड बैक पे ही जा रहा होता है, सही जिसकी वजह से पेन आ रही है। सही है। अब इसको आपने अगर एक्सरसाइजेस पहले करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप उस पोस्टर के चेंज होने के साथ साथ एक्सरसाइजेस ऐड अप करते जा रहे हैं अपने, और वो आपके 9 मंथ्स कंफर्टेबली गुजर जाएंगे। ठीक है। इवन एक डिबेटेबल टॉपिक है इसके अंदर और कि रिसर्चर्स स्टडीज़ ये कहती हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें तो सी सेक्शन से भी आप बच जाते हैं, अच्छा, सिजेरियन से भी बच जाते हैं। ठीक है, तो वो खैर कॉम्प्लिकेशंस बाकी चीज़ें एक अलग टॉपिक है टोटली, लेकिन ये उसके अंदर भी हेल्प करता है। एक्टिव लाइफस्टाइल जो सा है, और आफ्टर डिलीवरी जो पेन्स कमर के रहते हैं वो जी, और आफ्टर डिलीवरी जो पेन्स हैं अब वो उसी का ही एक सिक्योलर चल रहा है कि आपके मसल्स वीक हो चुके हैं पहले, अब वो मसल पे प्रेशर आ चुका है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बॉडी में थोड़ी सी लैक्सिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हुई होती है बॉडी के कुछ पार्ट्स में। अब क्या होता है कि वो बॉडी को जो सा है आपने अगर वहाँ पे स्ट्रेंथन कर लिया तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग रहेंगी चीज़ें। और ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर प्रॉब्लम ये हो गया 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो कहे जी मेरा ये प्रॉब्लम अब तो पक्का हो गया, अब तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उस वक्त भी उसको पहला काम ये होगा कि मज़ीद आगे प्रोग्रेस करने से बचाना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिकवरी हो सकती है उस पर काम करना ज़रूरी है। सही और चुक जो पड़ती है और हमें। चुक जो पड़ती है, चुक भी आज मैंने सारी चीज़ें उसी से रिलेट करनी है, मसल्स से और स्ट्रेंथ से, क्योंकि देखें मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि मेरा एक डिबेट बहुत बड़ी ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोर देन 20 इयर्स इस प्रोफेशन में हो गए हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो इसी तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और मेजॉरिटी जो मैंने इस टाइम पीरियड में लोग देखे हैं वो ये देखे हैं जो मसल के इम्बैलेंस के साथ हैं। अच्छा, अब इम्बैलेंस है, वीकनेस है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये 3 मेजर रीजंस हैं जो मुझे आज तक मिल रहे हैं ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन में। तो अब क्या हुआ कि मसल्स वीक हुए, आपने कहीं पर टर्न किया और हमारे स्पाइन के कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फेसेट्स, अब वो फेसेट लॉक हो गया। अच्छा, और वो लॉक हो गया, आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं आपकी मूवमेंट रुक गई है, उसके बाद आप टर्न करना चाह रहे हैं वो टर्न नहीं हो रहे या पेन आती है। और वो ठीक भी उस वक्त होता है कि किसी वक्त हमें वो पटाखे की आवाज़ आती है और उसके बाद वो कहते हैं जी कि वो पटाखा सा बजा और उसके बाद ठीक हो गया। बहुत सारी मीम्स भी तो बनी है कि ईंट रख के उसके ऊपर ईंट मारी जाती है इलाज करने के लिए। अगर प्रोफेशनली वो एक सोच के किया जाए और एक टारगेटेड एरिया पे किया जाए तो ठीक है, वरना ठीक है। लेकिन अताइयों के पास नहीं जाना बिल्कुल क्योंकि भी वो नहीं, अक्सर औकात गर्दन में दर्द है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जोर से मोड़ देते हैं और कुछ भी हो सकता है। इट्स वेरी हॉरेबल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद उमर फॉर योर टाइम। आपने फिजियोथेरेपी के हवाले से हमें आगाह किया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से हमें आगाह किया, हमारे पोस्चर के हवाले से, जिसपे हम जो है इंटरनेट से देखते हैं कि सीधा कैसे बैठना है और उस तरह हम बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैंने हाथ इसलिए जोड़े हैं कि हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस इंटरनेट से देख के शुरू कर देते हैं, वो उनके बॉडी के मुताबिक, उनके मसल्स के मुताबिक, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक होती हैं। हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ या हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो इसलिए कौन सी एक्सरसाइज कितनी इंटेंसिटी के साथ करनी है, मैंने महानूर से कहा था कि जब हम फिजियोथेरेपी बात करेंगे तो हम अपने जारहाना होने की बात भी करेंगे। तो हम जारहाना हो जाते हैं, हमें अगर सुबह सवेरे जाना है, अगर दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ भी हमें करना है तो जल्दबाजी में फ़ौरन से पहले उठने की कोशिश करेंगे। अगर हम लेटे हुए हैं तो वहाँ से भी डायरेक्ट उठने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी हमारे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। वक्त कम था, डॉक्टर साहब से हमने इस पर भी बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में इन तमाम मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार रवायात का तसलसल 8 फरवरी के आम इंतखाबात की बराह रास्त नशरियात के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। मैं हूं आपका होस्ट जवाद फैज। मैं हूं जावेद इकबाल। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद बुखारी। मैं हूँ शाजिया खान। मैं हूं आपका होस्ट यासिर रहमान। मैं हूं शहजाद रजा। और मैं हूं नताशा हसी। मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िश खट्टर। मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क पर पेशा वाराना खिदमात के लिए मुल्कगीर इंतजामात। मैं हूँ सदफ अली। हुमा सदफ लाहौर में। मैं हूँ सिद्रा मलिक। मैं हूं शफीक सुल्तान। आम इंतखाबात में वोटिंग के अमल और मुसद्दिका इंतखाबी नताइज पर मुतवाज़न आरा के लिए PTV न्यूज़ होगा आपके साथ। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरी सवारी मेरा रिक्शा जिस पर मैं आती हूँ रोज़ ऑफिस, और रिजवान की सवारी भी उनके सामने है ट्रक। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो है इस्लामाबाद में नहीं आ सकते। नहीं, ये आ सकते हैं लेकिन रात 11 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले बहरहाल जी ट्रक आर्ट पाकिस्तान की पहचान है। अब दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं आपको ये आर्ट ज़रूर नजर आएगा। आप किसी भी खत्ते में चले जाएं, बर्रे आज़म में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, ये हमारी खासियत पहचान है। और ये इतनी शानदार चीज़ है कि अब कहीं पर भी आपको ये आर्ट नज़र आएगा तो आपके जहन में सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के फनकार आएंगे। बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान की सकाफत के सारे रंग आपको ट्रक आर्ट में नजर आते हैं। रंगों से भरपूर ये आर्ट जो है अब पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्रक आर्ट अब बाहर की यानी कि यूरोप की बहुत सी बसेस पे भी किया जाता है, बहुत से लगेज बैग्स पे भी किया जाता है। इसको प्रॉपर्ली एक तरीके से अब कमर्शलाइज किया गया है। अब हम ट्रक आर्ट वाले कपड़े भी पहनते हैं, ट्रक आर्ट वाले बैग्स भी लेते हैं। इसी तरह के प्यारे प्यारे रिक्शे और छोटे छोटे हमारे घर में ऐसे चीजें होती हैं, डेकोरेशन पीसेस होती हैं जिस पर ट्रक आर्ट हुआ होता है। ट्रक आर्ट वैसे भी जब आप रोड से जा रहे हों और कोई ट्रक आपके पास से गुजरे तो आपको रियलाइज होता है कि कितने जबरदस्त खूबसूरत रंग, कितनी मेहनत की होती है। और कभी कभी तो ट्रक आर्ट के थ्रू इतनी जबरदस्त शायरी लिखी होती है ना कि मजा आ जाता है। और बानूर अक्सर हम देखते हैं कि ट्रक्स जो है अगर उनके ऊपर किसी किस्म का आर्ट वर्क नहीं हुआ और वो प्लेन कलर में है तो हमें ट्रक लगते ही नहीं है, वो अच्छे भी नहीं लगते। अब ऐसा क्यों है इस पर भी बात करेंगे। शहजाद खान है, ट्रक आर्टिस्ट हैं। ज़ीशान खान ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप, खैरियत से हैं? तो कहते हैं ना द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट हमारे सामने बैठे हैं। इतना आपका जो फन है, खासतौर पर ये ट्रक है, ये रिक्शा हमने देखा है तो एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई है। इसकी तरबियत मौजूद है, तरबियत ये है, कब स्टार्ट किया आपने? ये मेरे साथ है अजीबुर रहमान साहब जो पीडी में काम करते थे। अच्छा। पहले ये काम होता था ट्रकों वगैरह पे होता था, तो फिर ये मेरे साथ जी ने ना इनको हैंडीक्राफ्ट मतलब कि घरेलू इशू पर ना उतार दिए, उन पर उन्होंने काम शाम किया। जैसे कि ये ललटैन वगैरह, ये ट्रक्स और घर के इस तरह के बर्तन जो उनसे होते हैं ना, उन्होंने काम किया। सही हो गया। तो आपने कब सीखा, आपने कब शुरू किया ट्रक आर्ट जी? बस मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आर्टिस्ट बने, तो उन्होंने मुझे उस्ताद जी के पास छोड़ दिया था। स्कूल से वापसी में काम पे चला जाता था। अच्छा। तो बस उस्ताद जी के पास 8 से 10 साल मैंने काम किया है, शागिर्दी की है उनके पास बैठ के, मतलब कि बताते थे ये इस तरह काम होता है। तो 8 से 10 साल लगे। जी जी, तो 10 साल। इसमें मुश्किल तो है, नज़र आता है, देखने में लगता है कि शायद ट्रक हमारे सामने सजा हुआ है या ट्रक आर्ट का कोई भी नमूना जो है वो सामने आता है तो लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं। तो सीखना 8 से 10 साल, और यकीन तौर पर अभी भी ये अमल जारी होगा जी जी सीखने बिल्कुल। का। ये तो समंदर है एक किस्म का। पहला जो आपने अपना फ़न का मुजाहरा किया या जो आपने तख्लीक की चीज़ अपने उस्ताद के सामने रखी, जी जी, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, क्या चीज़ आपने तख्लीक की? जो सबसे पहले मैंने जिस पे किया था वो ललटैन थी। अच्छा। कार की दी थी। जी जी। ललटैन के बाद फिर एक बॉक्स था, एक अंग्रेज़ था, उनका बॉक्स एक आया तो उस पर मैंने काम किया था। अच्छा जी। फिर उसके बाद एक आया था आदमी गिलगित से, उसका ड्रोन कैमरा था, ड्रोन कैमरे के ऊपर मैंने काम किया। ड्रोन कैमरे के ऊपर? वाह। ड्रोन कैमरे के ऊपर आर्ट्स का काम किया था। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले क्या पेंसिल से बनाते हैं या
डायरेक्ट पेंट ब्रश उठाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर ख़ास तौर पे ये जो रिक्शा है इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन सबसे पहले तो इसको वाइट रंग लगाना पड़ता है। ठीक है। वाइट रंग के बाद इसको पेंसिल्स के साथ ना ड्राइंग करनी पड़ती है। उसके बाद जो से मतलब जिस जगह पेंसिल फिरी है उसके मुताबिक रंग लगाने पड़ते हैं। तो पीस तैयार करने के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे एक पीस पे तकरीबन लग जाते हैं। बस पेंट करने में? पेंट करने में तकरीबन 2 से ढाई हमें तो घंटे लगता है एक कि पीस हम पे। स्केच बनाने में पूरा दिन चाहिए कि अगर स्केच बनाएंगे कि सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि इसको कलर बनाएं स्कीम क्या, क्या होनी कलर चाहिए? स्कीम क्या हाँ। होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो कलर स्कीम कैसे डिसाइड करते हैं? कलर स्कीम बस फूल वगैरह मतलब के बना लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ से रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं, 8 रंगों से मतलब कि हज़ारों रंग तकरीबन बन जाते हैं। अच्छा। ये अपने जहन माइंड के मुताबिक। ज्यादातर फूल बने होते हैं, मोर बहुत बने होते हैं, जी, तो जी। क्या ट्रक आर्ट में और ब्राइट कलर्स होते हैं? लाइट कलर्स मैंने बहुत कम देखे हैं, ज्यादातर कॉम्बिनेशन ब्राइट कलर्स का होता है। क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या ट्रक आर्ट पसंद किए जाते हैं? जैसे कोई ट्रक गुजरे वो बहुत जो है रंग बिरंगा सा होगा तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। ये ट्रक आर्ट तो पाकिस्तान में एक मशहूर है, तकरीबन बाहर फार्मर्स वगैरह भी इसको पसंद करते हैं। पहले ट्रक आर्ट ट्रकों पे होता था, अब तो घर की एक जीनत बन गई है। जूतों से लेके हेलीकॉप्टर तक अभी तक लोग ना इसको तो मोबाइल कवर्स आ रहे हैं, मोबाइल कवर्स आ रहे हैं, जैसे कि लेडीज के कपड़ों पे आजकल हो रहा है, बैग्स पे करा रहे हैं, जैकेट्स बन रही हैं, जैकेट्स बन रही है। जी जी। अच्छा ज़ीशान, वो साइड पे जो ढोलक पड़ा हुआ है उसको अरसलान से हम कहेंगे ना, अरसलान दिखाए बेसिकली कितना टाइम लगा पेंट करने में, और ये बचता है असल में? जी जी बिल्कुल बचता भी है। ढोलक भी बजानी आती है? बजाने तो नहीं आती, खैर बस अच्छा बनानी आती है। कितनी देर में बनाई? ये तकरीबन 3 घंटे इस पे लग गए थे तैयार करते हैं। सिर्फ 3 घंटे में घंटे बनाया? और जी, उसको जरा टर्न करके सारा साइड से दिखाई। ये इसकी छोटी वाली साइड है जी ढोलक की, ये इसकी दूसरी बड़ी वाली साइड दिखाएगा। ये बड़ी वाली साइड है, दोनों तरफ फूल बने हुए हैं और क्या जबरदस्त आर्ट। और ये जैसे जितनी आसानी से कह रहे हैं ना कि ज़ीशान के 2 से ढाई घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, तो ये नाज़रीन को बता दें कि 10 साल के बाद उनको 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे लगते हैं। शुरू में कितना वक्त लगता था? शुरू में तकरीबन तो 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करते रहते थे, फिर मिटा देते थे, करते थे। अच्छा, मिट भी जाते ऊपर वाइट कलर पे? जी जी मिटा देते थे, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेते उसके। सही हो गया। कहते उस्ताद की छाप नजर आती है शागिर्द के काम में। जी जी बिल्कुल, उस्ताद जी थे, बस उनकी बदौलत अल्लाह ने एक मुकाम दिया है। उनका फेवरेट कलर कौन सा था? किस रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे? रेड हो गया, ब्लू, ग्रीन, ये मतलब कि 8 रंग होते हैं ना जी, 8 रंगों से। लेकिन कुछ एक ऐसा होता है ना कि उसकी भरमार नजर आ रही होती है, जैसे हमें आपके इन तमाम चीज़ों में हरा रंग ऐसा है जिसकी भरमार नजर आ रही है। तो उस्ताद का फेवरेट कलर उसका ट्रांसफर हुआ, आपको अपना कलर पसंद किया या आपने उन्हीं को देख के? रेड कलर, ब्लैक कलर ज़्यादातर उनकी चॉइस होती थी। ब्लैक कलर? ब्लैक कलर इसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि डार्क रंग कुछ भी हो ना उसके ऊपर आप ये लाइट रंग लगाएंगे ना तो उसका निखार एक ज़्यादा आता है। बिल्कुल ऐसा ही लाइट रंग। अच्छा, ये भी फिर जब बीइंग एन आर्टिस्ट आपको बड़ा जो है कलर कॉम्बिनेशंस का सेंस हो जाता है, आइडिया होता है, और फिर ट्रेंड में क्या है, कौन सा कलर, वैसे कहते हैं ना समर्स का ये कलर है, ये इस साल ये कलर बड़ा फेमस है, तो बीइंग एन आर्टिस्ट ये भी आइडिया हो जाता है। वो साइड पे जो पड़ी है बांसुरी है, क्या ये बांसुरी है, इस पे चंगपट्टी का काम हुआ है आर्ट से। कौन से हुआ है? ये चंगपट्टी होती है। चंगपट्टी कहते हैं जी जी, उसका काम हुआ है इसके ऊपर। और ये स्टिकर टाइप होती है? स्टिकर जैसे ये रिक्शे के ऊपर सामने लगा हुआ है, ये इसके ऊपर लगा हुआ। जी बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान, कोई हम देखते हैं कि काम तो है और लोग आपका काम देखते हैं। अब पहले था कि ट्रक आर्ट जहाँ पर बनता है वहाँ पर ट्रक आ गए, गाड़ी आ गई, रिक्शा आ गया, उसकी डेकोरेशन हो गई। अब सोशल मीडिया है, अब लोग आप तक पहुंच जाते हैं दुनिया में कहीं से भी। लेकिन इसके बावजूद ये काम जो आपने किया है माशाल्लाह, यकीनी तौर पर इससे ज़्यादा काम होगा। उसकी एग्जीबिशन कहीं नुमाइश की, उसकी लोग आके देखें और काम को सराहें। जी बिल्कुल, इसी तरह मेरे उस्ताद जी की दुकान है लोक विरसे म्यूजियम में। अच्छा, लोक विरसा म्यूजियम? लोक विरसे 2 नंबर उनकी दुकान है ना म्यूजियम में। अच्छा। तो उधर आते हैं, नुमाइश वगैरह भी लगाते हैं, पाकिस्तान के कोने कोने पे चले जाते हैं, कराची, लाहौर, आगे पीछे मतलब के जाते रहते हैं हम नुमाइश पे। तो कितना खर्चा आता है एक ट्रक पे नॉर्मली? अगर कोई ट्रक वाला आता है और ट्रक उसने अपना ट्रक आर्ट बनवाना है पूरे ट्रक पे, तो क्योंकि कलर्स का काम है और कलर्स हम अगर कहते हैं ना गाड़ी का एक पीस भी रंग कराना हो तो महंगा पड़ता है, तो ये तो पूरा ट्रक है या पूरी गाड़ी है, उसको कवर करवाना है। और टेक्नोलॉजी अब आगे कि रैपिंग भी हो जाती है, इसके बावजूद ट्रक आर्ट की अपनी अहमियत है। तो इस पर कितने अखराज आ जाते हैं? बड़ी गाड़ी के तकरीबन ऑन उस पर ट्रक आर्ट का जो सा रंग का हमारा काम होता है कम से कम लाख से 1.25 लाख के दरमियान आ जाते। तो और इसमें बचत भी होती है या मेहनत, जो जितनी मेहनत होती है उतनी मजदूरी मिलती है? नहीं, जितनी मेहनत है उसके मुताबिक मजदूरी तो नहीं मिलती बस।
لیکن اگر کوئی اپنی گاڑی پہ ٹرک آرٹ کروانا چاہتا جی ہوں جی اس کے کتنے چارجز ہوں گے؟ گاڑی بھی تقریباً اب گاڑی ہم نے کی تھی میرے استاد جی نے، فوکسی شہزادی پیرس میں چل رہی ہے، پہلے مطلب کہ تیار کرنے والے میرے استاد جی تھے حاجی حبیب الرحمان صاحب، تو انہوں نے کی تھی، وہ پیرس پہ چلی، اس کی بدولت مطلب کہ آج ہر بندہ وہ کام کر رہا ہے. صحیح. تو کلرز ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کلرز جو ہیں جب بہت سے ہم دیکھتے ہیں مہنگائی تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلرز پھر آنا بھی کچھ باہر سے جو منگواتے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں، تو کیا لوکل پروڈکشن ہوتی ہے کلرز کی، امپورٹڈ کلرز ہوتے ہیں یا کلرز خود مکس کر کے بناتے ہیں، کیا اس کا ہوتا ہے؟ جی کلر تو مہنگے تو ہوئی کہ خیر مہنگائی کے ساتھ ساتھ تو مکس ہم خود ہی کرنے پڑتے ہیں. مطلب کہ آپ کو میں نے بولا کہ 8 رنگ ہوتے ہیں، 8 رنگوں میں نا ہم سب رنگ بنا لیتے ہیں. اچھا جی تو شاعری کون سے ہوتے ہیں وہ 8 رنگ جیسے؟ چلے پہلے رنگوں کا بتا رہے پھر شاعری کی بات کرتے ہیں. وائٹ رنگ ہوتا ہے، پیلا رنگ ہوتا ہے، لال، میرون، بلو، سبز اور بلیک رنگ. کالا بھی رنگ ہے نا؟ کالا رنگ بھی ہوتا ہے. کالا بہت پیارا رنگ ہے. اچھا اب شاعری بہت ہوتی ہے، ٹرک کے اوپر بھی ہو، گاڑی کے اوپر ہو، اور وہ بھی اسی آرٹ کے ذریعے ہی، اور آپ ہی وہ شاعری بھی تحریر کرتے ہیں جی جی ٹرکوں کے اوپر؟ جی جی بالکل. تو بتائیں فیوریٹ شاعری ہے آپ کی؟ شوق دا کوئی مل نہیں، خیر نہ لا خیر دا جا، میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال. تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور کیا کوئی ایسی چیز جو لکھی اور بہت مزہ آیا پڑھ کے؟ یہی لکھا ہے کہ میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال. اور واقعی ٹرک اڈے اڈے جا ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. کیا جو ٹرک ڈرائیور یا ٹرک آنر ہوتے ہیں وہ شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لکھنا ہے، یا آپ خود بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ لکھ لے آج؟ جی زیادہ تر وہ گاڑی والے خود ہی اپنی مرضی سے لکھاتے ہیں، تو بس کچھ اپنے سے کہہ دیں پھر ہم اپنے سے لکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہا نا کہ ڈرائیور کی زندگی بھی عجب کھیل ہے، موت نہیں تو قسمت میں سینٹرل جیل ہے. وہ خاص طور پر یہ اس زمانے کا شعر ہے جب بہت زیادہ حادثات ہوا کرتے تھے، اور اب خیر اللہ سب کو محفوظ رکھے. ذیشان اب اس جو فن ہے ٹیکنالوجی کے دور میں لوگوں کی خواہش تو ہے کہ وہ اس کو سراہیں یا اس کو اپنائیں، لیکن جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر گرافکس کی وجہ سے جو چیز آپ ایک دن میں تیار کریں گے وہ ریپنگ شیٹ پہ پورے دن میں گاڑی تیار بھی ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک چیلنج ہے، ایک پرابلم ہے، لوگ اس طرف آ جائیں گے کہ یہی سارا کا سارا ڈیزائن جو ہے وہ کاپی ہو جائے گا اور وہ سٹیکر بن کے لگ جائے گا. اس سے خطرہ ہے آپ کی فیلڈ کو؟ جی خطرہ تو ہے بالکل. آج کل پینافلیکس وغیرہ نکلے ہیں، اس پہ جو سے ہمارا کام گھنٹوں کا وہ تقریباً منٹوں میں ہو جاتا ہے. وہ ڈیجیٹل ہو گئے سٹکرز جو آ رہے ہیں. جی تو پراپرلی اسی طرح کا سٹکر ہو پورے ہم جو ہے نا ڈھول کے اوپر سٹکر لگا سکتے ہیں. اب اس میں آپ اپنے آرٹ کو پریزرو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے استاد تھے، اب آپ کا کوئی شاگرد بھی ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے؟ جی آتے رہتے ہیں، شاگرد بھی آتے ہیں. اچھا آتے اور بھاگ جاتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں. آتے رہتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ بس سختی کرتے ہیں آپ؟ سختی تو ہوتی ہے، لازمی بات. کیا سختی کرتے ہیں؟ سختی یہ کہ کام کرنا پڑتا ہے، توجہ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے پینٹ مہنگا ہے تو پھر پینٹ ضائع ہوتا ہوگا، استر بنتا ہے تو وہ بھی مہنگا ہوگا، اور پھر جس چیز کے اوپر بن رہا ہے تو اس کو بار بار مٹانا اور بار بار بنانا یہ چیلنج تو ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ شاگرد رہیں اور وہ کام سیکھ کے جائیں، اپنا بھی روزگار کمائیں اور اس فن کو بھی محفوظ کریں؟ بس شوق رکھیں جی. سب سے پہلے تو کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں. شوق انسان کا ہوں گے تو کامیابی انسان کے خود بخود قدم چومتی ہے. ایک سوال ہے میرا کہ باقی ساری چیزوں پہ تو ٹرک آرٹ آ گیا، جوتوں پہ ٹرک آرٹ آئے گا؟ جی جوتوں پہ آیا ہوا ہے بہت زبردست. آج کل جاگرز پہ ٹرک آرٹ ہو رہا ہے. ارے واہ. جی لیکن مجھے بتائیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز پہ ٹرک آرٹ ہے. سینٹر ٹیبل ہے اس پہ ٹرک آرٹ ہے، ہماری کراکری ہے اس پہ ٹرک آرٹ ہے، کپڑوں تک پہ ٹرک آرٹ آ گیا. آپ کی یہ جو آپ نے چیزیں کچھ ڈسپلے کی ہیں، آپ کا تو بہت زیادہ کام ہے. جی بالکل. پسند کی چیز سب سے زیادہ کون سی اور کس کو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے کہ آج یہ والا کام کرنا ہے، اس چیز پہ پینٹ کرنا ہے، بہت مزہ آئے گا؟ سب سے زیادہ تو لالٹین سے. لالٹین. اچھا یہ لالٹین پھر اٹھا کے ذرا دکھائیں تو صحیح نا جو آپ نے لالٹین بنایا ہے. جی یہ ہے جی لالٹین، اور اس پہ بڑی جو ہم دیکھ رہے ہیں مائنیوٹ اس پہ بھی کام کیا گیا ہے. بڑی اس پہ پرٹیکولر رہ کے کلرز کو دیکھ رہے ہیں اور کتنے مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں اس پہ. بہت سارے تو ہمارے نوجوان ہیں، انہیں ہم بتا دیں کہ یہ جلانے کے کام آتی ہے اور اس میں تیل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو سلگایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس میں روشنی نکلتی ہے. اب تو خیر ذیشان جو لالٹین ہے اس کا استعمال بہت کم ہو گیا، اب ٹارچ لائٹس آ گئی ہیں، موبائل لائٹس آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی اپنی ایک حیثیت موجود ہے.
تو اس پر کام کرنا ذرا مشکل بھی لگ رہا ہے. شیشہ بھی ہے, پھر اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی مشکل ہے. شیشہ نکال کے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں یا جو اس کی کمپوزیشن بنی ہے اسی کے اوپر ہی کرتے ہیں؟ نہیں سر, سب سے پہلے شیشہ اتارتے ہیں نا, اچھا, تو بس پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اس پہ کام کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ کام کرنا تو ہے مشکل ہی ہے, تھوڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بیچ میں آرٹ شارٹ آ جاتی ہیں وغیرہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مشکل ہی ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ذیشان, ہمیں بھی آپ سے باتیں کرتے کرتے آپ کا آرٹ دیکھتے دیکھتے اندازہ نہیں ہوا کہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. جو لوگ ٹرک آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل تو لوگ ڈفرینٹ جو ہے پروفیشنل کالجز میں, پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں داخلہ لیتے ہیں کہ آرٹ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہیں, یا ان میں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے, کیا لگن ہونی چاہیے کہ وہ یہ آرٹ سیکھ سکیں؟ کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں گے؟ بس شوق ہونا چاہیے جی, تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. اور پے بیک ہے اس کا؟ جی جی پے بیک. بہت شکریہ ذیشان, آپ کی قیمتی وقت. ہمارے ساتھ ٹرک کا آرٹسٹ ذیشان خان موجود تھے جن کا پیارا سا رکشہ ہمارے سامنے, اور باقی جو آرٹ ڈسپلے ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا. اور اب ہو گیا پروگرام کا ٹائم ختم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل پولنگ ڈے ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات ہوگی الیکشن سٹی سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.